हेलो एवरीवन, वेलकम टू जय नीट स्टडी सर्कल। तो आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थर्ड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस कैसे होता है दोनों मेल्स में एंड फीमेल्स में, फिर फीमेल्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, देन फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, फिर प्रेगनेंसी और एम्ब्रियो की ग्रोथ डेवलपमेंट कैसे होती है, लास्ट में पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। As you are aware, humans are sexually reproducing and viviparous। तो इन्होंने हमें क्या बताया है, ह्यूमंस जो होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और विविपेरस होते हैं। इन दोनों टर्म्स का क्या मीनिंग हुआ, ये दोनों टर्म्स हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। सबसे पहले सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग का मतलब इसमें हमारे मेल के और फीमेल्स के गैमेट का फ्यूजन होता है और इससे हमारा जाइगोट फॉर्म होता है। तो इस फ्यूजन की वजह से हम कहते हैं कि हमारे ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और फिर विविपेरस। विविपेरस भी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। विविपेरस का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने यंग वन को, अपने ऑफस्प्रिंग को अपनी बॉडी में रिटेन करे रखते हैं। ह्यूमंस के केस में ये फीमेल्स में होता है। वो उसको ऑफस्प्रिंग को अपनी बॉडी में तब तक रिटेन करे रखते हैं जब तक वो एक सर्टेन ग्रोथ पीरियड तक ना पहुंच जाए, एक सर्टेन लेवल की ग्रोथ तक वो ना पहुंच जाए, तब तक वो उसे अपनी बॉडी में रिटेन करे रखते हैं और फिर उसके बाद उसे डिलीवर आउट कर देते हैं। इसको अगर हम ओविपेरस के कंपैरिजन में देखें तो ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जैसे एग्जांपल बर्ड्स, रेप्टाइल्स वगैरह, ये यंग वंस को एकदम डायरेक्ट बाहर डिलीवर आउट कर देते हैं। कैसे? एग्स के थ्रू, जो कि उनके कैल्शियम वाले एग्स होते हैं, कैल्शियस उनकी कवरिंग होती है। नेक्स्ट इन्होंने हमें बताया कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो हमारे ह्यूमंस में होते हैं वो क्या क्या होते हैं। सो फर्स्ट इवेंट जो होता है वो होता है गैमेटोजेनेसिस। क्या होता है गैमेटोजेनेसिस? हमारा गैमीट्स का फॉर्मेशन। मेल्स में स्पर्म होते हैं गैमीट्स, मेल्स में गैमीट्स स्पर्म होते हैं एंड फीमेल्स में ओवम होते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड हमारा क्या होता है इवेंट? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर मेल गैमेट्स जो कि स्पर्म है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, तो स्पर्म्स का ट्रांसफर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, इसे हम कहते हैं इंसेमिनेशन। फिर उसके बाद थर्ड इवेंट क्या होता है? थर्ड इवेंट है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हमें पता है फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का, इसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होता है। गैमेट्स हमारे हमेशा हेप्लॉइड होते हैं, एनप्लॉइडी होती है, जाइगोट हमारे प्लॉइडी होती है, इसकी डिप्लॉइड 2n। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? नेक्स्ट इवेंट होता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में क्या होता है? जो जाइगोट है वो आगे डेवलप होता है और फिर फॉर्म करता है ब्लास्टोसिस्ट। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। फिर वो ब्लास्टोसिस्ट जो है वो यूट्रिन वॉल, जो फीमेल्स की यूट्रस की वॉल होती है, उससे अटैच हो जाता है और उसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा इवेंट क्या आता है? नेक्स्ट इवेंट है जेस्टेशन। जेस्टेशन होता है एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होती है, आगे ग्रोथ होती है फीमेल बॉडी के अंदर, उसको हम कहते हैं जेस्टेशन। और फिर जब वो उसकी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो चुकी होती है, फिर उसके बाद डिलीवरी हो जाती है बेबी की, वो बॉडी से बाहर आ जाता है फीमेल मदर के, और उसे हम कहते हैं प्रोसेस को पार्चुरेशन। तो ये सारे इसके इवेंट्स हैं, इसके ऑर्डर आपको याद होना चाहिए और ये आपको ईजी भी ये आपको चैप्टर को पढ़ने को ईजी भी बनाएगा। So we have गैमेटोजेनेसिस, फिर इंसेमिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, देन इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन और फिर लास्ट में पार्चुरेशन। सो वी हैव 6 मेन इवेंट्स। हम इन 6 इवेंट्स को अच्छे से पढ़ेंगे। तो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि ये सारे जो हमारे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं ये प्यूबर्टी के बाद होते हैं। प्यूबर्टी क्या होती है? प्यूबर्टी ये होती है कि जब हमारे मेल्स और फीमेल्स सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के केपेबल हो जाते हैं, तो उस स्टेज को हम कहते हैं प्यूबर्टी। और आपको पता होगा मेल्स में और फीमेल्स में इस स्टेज पे बहुत अलग अलग चेंजेस आते हैं और वो हमने पहले पढ़े हुए हैं। ये कह रहे हैं देयर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन मेल्स एंड फीमेल्स। इन्होंने बोला है कि जो मेल्स होते हैं और फीमेल्स होते हैं, इनके बीच में जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं, यही सारे ये 6 इवेंट्स गैमेटोजेनेसिस वगैरह, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल जो मेल्स होते हैं ओल्ड मैन, उनमें
स्पर्म फॉर्मेशन होता रहता है चाहे उनकी कितनी भी ज़्यादा एज हो जाए, बट फीमेल्स में आपने सुना होगा एक स्टेज होती है मेनोपॉज। मेनोपॉज वो अराउंड 50 ईयर्स में आती है और उसमें फीमेल्स सीज कर देती हैं ओवम प्रोडक्शन, मतलब उनमें ओवम प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है, मतलब कि वो अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज़ खो देती हैं और उसके बाद सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। तो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होता है और उसमें ये 4 चीज़ें होती हैं इम्पॉर्टेंट। उसमें होती है एक पेयर ऑफ टेस्टिस, इसे मार्क कर लेते हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो सबसे पहले हम टेस्टिस के बारे में पढ़ते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो टेस्टिस होती है वो एब्डोमिनल जो कैविटी होती है, एब्डोमेन जो होता है उसके बाहर प्रेजेंट होता है एक पाउच में जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम। तो ये आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, दिस इज द टेस्टिस और ये एब्डोमेन है और ये इसके बाहर प्रेजेंट है स्क्रोटम में। अब ये इस पे क्वेश्चन आता है कि स्क्रोटम में क्यों प्रेजेंट होता है, एब्डोमेन में क्यों नहीं होता। तो इसका इन्होंने आंसर दिया है कि इसीलिए क्योंकि वो लो टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है टेस्टिस को। कितना लो, 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर। ऐसा क्यों, उसे कम टेम्परेचर की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, मतलब हमारे स्पर्म के फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है, उसको बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर चाहिए होता है। जो टेस्टिस है जैसे कि ये ओवल इसकी शेप होती है और साइज़ कैसे होता है, लेंथ इसकी होती है 4 से 5 सेंटीमीटर और विड्थ होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। तो ये इसकी स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का दिखता है, ये ओवल शेप होती है इसकी ये। फिर द टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग। जो टेस्टिस है उसके ऊपर एक डेंस कवरिंग होती है और हर टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसे हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं जो हमारे हर टेस्टिस में 250 होते हैं, तो टोटल हमारे 500 होते हैं। फिर ये जो 250 लोब्यूल्स हैं इसमें से हर लोब्यूल के अंदर हमारे पास 1 से या 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हाईली कॉइल्ड 1 से 3 होते हैं हमारे पास। तो ये हर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं जिसके अंदर हमारा स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो क्वेश्चन आए कि स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो आप बोलेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। अब हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है वो इनसाइड से लाइंड होती है 2 सेल्स से, और वो 2 सेल्स क्या होती हैं, सबसे पहली है मेल जर्म सेल्स जिसे हम स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, सेकेंड है सर्टोली सेल्स। तो हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो आगे फर्दर डिवाइडेड होती हैं 2 में। वो क्या होते हैं, 2 हमारे पास है मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल्स। तो ये आगे फर्दर डिवाइडेड होती है। अब पहले पढ़ते हैं मेल जर्म सेल या फिर स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है। तो मेल जर्म सेल हमारी मियोटिक डिवीजन मतलब मियोसिस करती है जो कि रिडक्शन डिवीजन होता है। इसमें डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल्स बना देती है ये, तो डिवीजन करती है फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। तो हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हमारी स्पर्म प्रोडक्शन करती है और उसमें से कौन सी सेल्स होती हैं जो स्पर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो होती हैं मेल जर्म सेल्स या फिर स्पर्मेटोगोनिया। तो वो क्या करती हैं इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे इन्होंने ब्रीफ में बताया है कि मेल जर्म सेल्स मियोटिक डिवीजन करके स्पर्म फॉर्मेशन करती हैं। तो सिंस स्पर्म हमारा गैमीट होता है तो वो हमेशा हैप्लॉइड होना चाहिए, एनप्लॉइड ही होनी चाहिए, तो ये मियोसिस से हैप्लॉइड हो जाता है। वाइल सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स। तो ये जो सर्टोली सेल्स हैं ये इसके पास ही प्रेजेंट होती है मेल जर्म सेल्स के और ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। तो ये हमारी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। और आगे क्या है कि जो रीजन हमारा आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस, और इसमें हमारी स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं और इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं जिसे हम लेडिक सेल्स भी कहते हैं। लेडिक सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स।
जैसे एग्जांपल हमारी ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसमें मेल जर्म सेल प्रेजेंट है, इसमें सर्टोली सेल प्रेजेंट है, इसके बाहर हमारी लेडिग सेल प्रेजेंट होगी जो कि इंटरस्टिशियल स्पेस होती है। ये इंटरस्टिशियल स्पेस, तो लेडिग सेल्स इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं इसे। लेडिग सेल्स का काम क्या होता है? लेडिग सेल्स जो होती हैं वो हमारे सिंथेसाइज करती हैं और सिक्रीट करती हैं टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसे हम कहते हैं एंड्रोजेंस। ये इंपॉर्टेंट है, उसे हम कहते हैं एंड्रोजेंस। और इसके लेडिग सेल्स के अलावा यहाँ पे और इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स भी होती हैं, मतलब वो इम्यूनिटी वाली चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो हमारी क्या क्या चीज़ें हो गई? सबसे पहले हमने पढ़ी टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर हमारी आई टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। एक बार इसे हम वैसे लिख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले थी हमारी टेस्टिस। हर टेस्टिस के अंदर हमारी आई टेस्टिकुलर लोब्यूल। कितनी होती है? 250 प्रेजेंट होती है हर टेस्टिस के अंदर। और फिर इसके अंदर क्या आई हमारी? हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर हमारी आई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। कितनी होती है ये? 1 से लेके 3 तक हो सकती है एक उसके अंदर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? ये हो गया हमारा आउटसाइड, तो ये आउटसाइड है, तो ये हो गया हमारा इनसाइड। तो इनसाइड इसमें क्या प्रेजेंट होती है? सबसे पहले प्रेजेंट होती है मेल जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, और सेकंड हमारी प्रेजेंट होती है सर्टोली सेल्स। और इसमें आउटसाइड हमारी क्या प्रेजेंट होती है? हमारी यहाँ पे प्रेजेंट होती है लेडिग सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं उसे। और सेकंड हमारी इम्यूनोलॉजिकली और भी ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये हमारा इस तरह का कुछ वो होता है। फिर आगे चलते हैं। ये हमने टेस्टिस का स्ट्रक्चर पूरा पढ़ लिया, ये इस तरह होता है। एक बार चलो इसको डायग्राम को देख लेते हैं कैसे होता है। ये वाला लास्ट में देखेंगे, इसमें हमारे सारे ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट हैं, डक्ट्स वगैरह। इस वाले को देख लेते हैं पहले। ये हमारे टेस्टिस को शो कर रहा है। तो ये क्या है? इसमें ये पूरी टेस्टिस है, ये इसने यहाँ पे ओपन करके दिखाई हुई है। तो ये इसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। हर लोब्यूल के अंदर हमारे यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होंगे 1 या 3। फिर उसके बाद हमारा आता है रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस के बाद हमारे आते हैं वासा इंफ्रेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, और फिर वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस ऊपर से घूम के, यहाँ से यूरेटर से घूम के यहाँ से आता है यूरिनरी ब्लैडर के पास से। ये सेमिनल वेसाइकल। प्रोस्टेट ग्लैंड 2 प्रेजेंट हैं, 2 सेमिनल वेसाइकल प्रेजेंट है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी 2 हैं। ये यूरिथ्रा है, ये यहाँ पे लूज फोरस्किन के, ये ग्लैंड्स पेनिस है। ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया हमारा। इसके ये सारी चीज़ें अभी पढ़ते हैं हम। इसमें देख लेते हैं एक बार ये साइड से व्यू कैसे है। ये टेस्टिस है और ये हमने पढ़ा था स्क्रोटम के अंदर होती है। ये यहाँ से घूम के इसका डक्ट जा रही है। इसमें डक्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं हम सब पढ़ेंगे। ये वास डिफरेंस है यहाँ पे। ये यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से घूम के यहाँ पे आती है। ये यूरेटर्स आ रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर में। ये पीछे सेमिनल वेसाइकल हैं, ये भी 2 प्रेजेंट होते हैं। इजैक्यूलेटरी डक्ट है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये यहाँ पे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, 2 प्रेजेंट होते हैं। और ये यहाँ से घूम के ये पेनिस में आ रही है, यूरिथ्रा है। ये ग्लैंड्स पेनिस है और ये फोरस्किन है। और ये पीछे वो है, क्या कहते हैं, ये रेक्टम है और ये एनस है। ऑलराइट, तो अब आगे हम पढ़ते हैं एक्सेसरी डक्ट्स क्या क्या है हमारे। तो एक्सेसरी डक्ट्स हमारे आते हैं 4 एक्सेसरी डक्ट्स आते हैं। रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। हमारे 4 हैं ये। अब आगे पढ़ते हैं कैसे कैसे हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हमने पढ़ी थी टेस्टिस में होती हैं, तो वो ओपन होती है वासा एफरेंशिया में। किसके थ्रू? रेटिटेस्टिस के थ्रू। तो जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं इसके अंदर, इसमें हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, तो ये रेटिटेस्टिस के थ्रू वासा एफरेंशिया में ओपन होती है। तो ये यहाँ पे मार्क कर लेते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हमारी टेस्टिस से ओपन होती है वासा एफरेंशिया में रेटिटेस्टिस के थ्रू। फिर नेक्स्ट क्या है? जो वासा एफरेंशिया है वो टेस्टिस को लीव करती है। तो जब हम वासा एफरेंशिया पढ़ रहे होते हैं तो ये भी टेस्टिस के अंदर ही होती है, और ये इसे लीव करती है किसमें? एपिडिडाइमिस में ओपन होती है फिर ये, जो कि हमारा पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है ईच टेस्टिस के। तो ये हमारा आ गया यहाँ पे एपिडिडाइमिस, जो कि हमारा यहाँ पे होता है उसके बाहर, टेस्टिस के बाहर। फिर आती है हमारी एपिडिडाइमिस जो है वो वास डिफरेंस में जाती है।
वास डिफरेंस में गई, और फिर वास डिफरेंस जो होती है वो हमारी असेंड करती है, मतलब ऊपर जाती है एब्डोमेन के थ्रू और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप करती है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं वास डिफरेंस हमारी यूरिनरी ब्लैडर पे लूप कर रही है। यहाँ भी देखिए ये वास डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप करके जा रही है। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि फिर जब ये इसके ऊपर लूप कर लेती है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, तो फिर इसमें एक डक्ट आता है सेमिनल वेसाइकल में से। सेमिनल वेसाइकल हमारे पास दो प्रेजेंट होते हैं, पेयर होता है इनका, इसके अंदर वो आते हैं डक्ट, और फिर ये यूरिथ्रा में ओपन होती है और उस टाइम ये इजैकुलेटरी डक्ट बन जाती है। उस टाइम हम इसे इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। फिर ये जो डक्ट्स होती हैं, ये सेमिनल वेसाइकल था, फिर ये इजैकुलेटरी डक्ट बन गया। फिर दीज डक्ट्स स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरिथ्रा। तो ये जो डक्ट्स होते हैं ये हमारे स्टोर करते हैं स्पर्म को, और ये हमारे टेस्टिस के बाहर उसको लेके जाते हैं स्पर्म को जब हमारे उसको ज़रूरत होती है, और यूरिथ्रा के थ्रू जाते हैं। तो जो यूरिथ्रा है वो हमारा ओरिजिनेट करता है यूरिनरी ब्लैडर में। तो आप ये देख रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पे ओरिजिनेट करता है ये और एक्सटेंड करता है थ्रू आउट द पीनस। ये पूरी पीनस है, इसके थ्रू ये एक्सटेंड करता है, और एक्सटर्नल ओपनिंग जो है यूरिथ्रल मेयटिस, इसे हम कहते हैं यूरिथ्रल मेयटिस, यहाँ पे जाता है ये एरिया यूरिथ्रल मेयटिस है। तो ये इसको जो ओपनिंग होती है इसे हम कहते हैं यूरिथ्रल मेयटिस। ये तो इसका एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं ईजी सा। सबसे पहले हमारे पास थी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से फिर किस में जाती है, रेटिटेस्टिस में जाती है। फिर रेटिटेस्टिस से किस में जाती है, इससे जाती है वासा एफरेंशिया में। फिर वासा एफरेंशिया से नेक्स्ट ये किस में जाती है, इससे नेक्स्ट ये जाती है एपिडिडाइमिस में। ये एपिडिडाइमिस जो है ये मैंने अलग कलर से क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ तक जो ये तीनों थे ये हमारे ये टेस्टिस के अंदर रहते हैं ये तीनों। अब इसके बाहर ये टेस्टिस से बाहर आ गए, तो ये हमारा एरिया जो है ये यहाँ पे हम ऐसे मार्क कर लेते हैं, ये हमारा आउटसाइड, ये आउटसाइड। ओके, ये आपको याद रखना है कि कहाँ पे ये उसको लीव कर देती है टेस्टिस को। फिर एपिडिडाइमिस के बाद ये हमारे नेक्स्ट जाती है वास डिफरेंस में। अब वास डिफरेंस के बाद एक स्पेशल चीज़ होती है कि ये जो हमारा वास डिफरेंस है ये यूरिनरी ब्लैडर से होता हुआ जाएगा। तो कैसे होता हुआ जाएगा यूरिनरी ब्लैडर से, यूरिनरी ब्लैडर को हम अलग उससे मार्क कर लेते हैं कलर से। तो ये है यूरिनरी ब्लैडर। तो ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसमें यहाँ पे क्या होता है, जो ये वास डिफरेंस था हमारा ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर ऐसे घूम के जाता है ट्विस्ट होके। ये हमने पढ़ा था ना कि ये इसके ऊपर लूप होता है, तो यहाँ पे ये जाता है यूरिथ्रा में। और ये हमने पढ़ा था कि जब ये इसको लीव करता है, लूप होता है, तो इसमें कुछ चीज़ ऐड होती है। क्या ऐड होती है, इसमें हमारे यहाँ पे ऐड होता है सेमिनल वेसाइकल का डक्ट। ये सेमिनल वेसाइकल का क्या ऐड हुआ है, यहाँ पे ये डक्ट है, ये इसमें ऐड हुआ। तो ये जब इसमें ये ऐड हो जाता है तो उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि ये यहाँ पे इसका डक्ट का नाम वास डिफरेंस से बदल के कुछ और हो जाता है। क्या हो जाता है, लिख लेते हैं क्या हो जाता है। तो ये बन जाता है इजैकुलेटरी डक्ट। ओके, अब नेक्स्ट हमारी क्या चीज़ होती है, यहाँ पे यूरिथ्रा के बाद ये हमारा बाहर निकल जाता है, थ्रू आउट द पीनस जाता है और फिर बाहर निकलता है किसके थ्रू, यूरिथ्रल मेयटिस के थ्रू, जो कि हमारी क्या होती है, आउटर ओपनिंग। तो ये हमारा पूरा फ्लो चार्ट होता है किस तरह चलता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हमारे टेस्टिस में होते हैं ये हमारे रेटिटेस्टिस से फिर होते हुए जाते हैं वासा एफरेंशिया में। ये सब कुछ हमारा इनसाइड द टेस्टिस हो रहा होता है, फिर ये लीव कर देते हैं यहाँ पे टेस्टिस को। एपिडिडाइमिस आ जाता है, एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस जाते हैं। वास डिफरेंस जो है वो हमारा यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप होता हुआ जाता है, और इस दौरान जब ये लूप हो चुका होता है इसमें एक डक्ट आता है सेमिनल वेसाइकल का, और ये डक्ट इसमें आता है, ये बन जाता है
और ये फिर यूरिथ्रा के थ्रू जाता है और फिर पूरे थ्रू आउट द पीनस की लेंथ जाता है, फिर यूरिथ्रल मिएटस से बाहर निकल जाता है जो कि हमारे आउटर ओपनिंग होती है। ये इसका पूरा वो होता है फ्लो चार्ट। तो हमने इसमें सारी चीज़ें कवर कर ली अपनी जो यहाँ पे हमें इस पैरा में इन्होंने बताई थी, इस पैराग्राफ में। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये देखते हैं कैसे था। तो ये हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का है, तो ये इनसाइड है, ये इनसाइड वाला एरिया है। इसमें इन्होंने हमें बताया था दो तरह की सेल्स होती हैं, स्पर्मेटोगोनिया होती है और सर्टेली सेल्स होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया ये है हमारी जो कि हमारी मेल जर्म सेल्स होती हैं, ये हमारी सर्टोली सेल्स है, और ये इन्होंने स्पर्मेटोजोआ दिखाया है। इसका हम अभी आगे पढ़ेंगे। स्पर्मेटोजोआ कुछ नहीं होता है, हमारा स्पर्म ही होता है। और ये आउटसाइड वाला एरिया आ गया, जो ये डार्क पिंक कलर का दिख रहा है ना, ये हमारा आउटसाइड एरिया है। इसमें हमारी इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट है, जिसे हम लेडिग सेल्स भी कहते हैं। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे, जो हमने यहाँ पे बताया। तो पीनस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब वो इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यूज़। तो सबसे पहले उन्होंने बोला जो पीनस है वो हमारी एक्सटर्नल जेनिटेलिया होती है और वो कुछ स्पेशल टिश्यूज़ की बनी होती है। अब वो स्पेशल टिश्यूज़ क्या करते हैं, हेल्प करते हैं उसे इरेक्शन में पीनस की, ताकि वो इंसेमिनेशन का प्रोसेस हो सके। अगर पीनस वो नहीं होती है तो इसका ये है कि इरेक्शन नहीं होता है, तो वो इंसेमिनेशन का प्रोसेस में नहीं काम करेगा। फिर द एनलार्ज पार्ट जो होता है उसे हम कहते हैं ग्लैंस पीनस। तो ये है ग्लैंस पीनस, वो कवर्ड होता है लूज फोल्ड्स। ये एनलार्ज पार्ट था, लूज फोल्ड से वो कवर होता है, जिसे हम कहते हैं फोरस्किन। ये पीछे डायग्राम में एक बार देख लेते हैं। ये था, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है ना, जो ये एनलार्ज ये पूरा पीनस है, ये क्योंकि ये एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल दिखता है। देखिए यहाँ पे, देखिए ये पीनस मार्क किया हुआ है ना इन्होंने यहाँ पे, ये एक्सटर्नल दिख रहा है। तो इसमें क्या होता है, ये वाला जो एनलार्ज पार्ट है ये होता है ग्लैंस पेनिस, और ये ऊपर लूज फोल्ड्स होते हैं, इसे कहते हैं फोरस्किन। इसमें भी देख लीजिए, ये एनलार्ज पार्ट है, ये ऐसे है, और ये एनलार्ज पार्ट है, तो ये ग्लैंस पेनिस, और ये लूज फोल्ड्स हैं स्किन के, ये फोरस्किन है। नेक्स्ट इन्होंने हमें बताए हैं मेल एक्सेसरी डक्ट्स। तो यहाँ पे देखते हैं मेल एक्सेसरी डक्ट्स क्या बताया है इन्होंने। सबसे पहले बताया है अ पेयर सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट और एक पेयर बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड्स का। Secretion of these glands constitute the seminal plasma, which is rich in fructose, calcium and certain enzymes. तो जो हमारा सेमिनल वेसाइकल होता है, ये होते हैं प्रोस्टेट वगैरह, ये इसकी जो सिक्रीशंस होती हैं उसे हम कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा। और वो किस चीज़ में रिच होती है, फ्रक्टोज होता है उसमें, कैल्शियम होता है और सर्टन एंजाइम्स होते हैं। ये फ्रक्टोज वगैरह ये उसको जो हमारा स्पर्म होता है उसको मोटिलिटी में उसको हेल्प करता है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसलिए होता है ये। फिर जो हमारा बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशंस होती हैं वो किस में हेल्प करती हैं, वो ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करती हैं। तो इसको पूरे को हम कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा, इन तीनों की सिक्रीशंस को। जो सेमिनल प्लाज्मा होता है, अगर आपका इस पर क्वेश्चन आए कि क्या खाली सेमिनल प्लाज्मा से फर्टिलाइजेशन हो सकती है, तो नहीं हो सकती, क्योंकि इन तीनों ग्लैंड में आप देख रहे हैं इनमें वो तो है नहीं, स्पर्म तो है नहीं, ये हम आगे भी देखेंगे अभी। पर इसमें ये होता है कि जो सीमेन होता है, सीमेन में हमारा स्पर्म भी होता है और सेमिनल प्लाज्मा भी होता है, तो ये दोनों मिला के हमारे ये फॉर्म करते हैं सीमेन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन्होंने हमें ये सारी चीज़ें बताई है कि सबसे पहले इसमें होता है एक पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूटरस, सर्विक्स, वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो कि हमारा ये सब कुछ पेल्विस रीजन में होता है जैसे मेल में था। तो दीज पार्ट्स ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग विद द पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड्स आर द इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी। और ये तो हमारा वो हो गया जो पेल्विस में प्रेजेंट होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। और फिर हमारा ये होते हैं मेमरी ग्लैंड्स, जो कि हमारे ऊपर चेस्ट एरिया में प्रेजेंट होते हैं, और इन दोनों को मिला के ये सारे प्रोसेस हो पाते हैं, जो कि हैं ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ और चाइल्ड केयर। इन दोनों, अगर ये इनमें से कोई एक भी नहीं होगा, अगर एक भी एब्सेंट होगा तो ये प्रोसेस नहीं हो पाएंगे।
अब ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये आपको याद रखना, अगर पूछे कि क्या प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है तो वो होगा हमारे ओवरीज, जो कि हमारे प्रोड्यूस करते हैं फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट क्या होता है? ओवम। मेल गैमेट क्या था? स्पर्म। तो फीमेल गैमेट को ये प्रोड्यूस करते हैं, और क्या प्रोड्यूस करते हैं? सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम ओवेरियन हार्मोन्स भी कहते हैं। और द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। तो मेल तो हमने पढ़ा था कि जो उनका वो होता है टेस्टिस, वो एब्डोमेन के बाहर होता है, स्क्रोटम में, स्क्रोटल सैक में। बट जो ओवरीज होती हैं ये लोअर एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट होती है। कैसे प्रेजेंट होती है? लोअर एब्डोमेन के दोनों ईच साइड एक ओवरी प्रेजेंट होती है। पेयर ऑफ ओवरीज थी ना, तो एक इस साइड होती है, एक इस साइड होती है, वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। ईच ओवरी, अब ये इसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं, ईच ओवरी इज 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विस वॉल एंड यूटेरस बाय लिगामेंट्स। जो ओवरी होती है वो 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ में होती है, और पेल्विस वॉल से कैसे कनेक्टेड होती है? लिगामेंट्स के थ्रू कनेक्टेड होती है। तो ये आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन पूछेगी कैसे कनेक्टेड होती है तो लिगामेंट्स के थ्रू कनेक्टेड होती है। हर ओवरी की एक ऊपर थिन कवरिंग होती है, किस चीज़ की? थिन एपिथेलियम की कवरिंग होती है, जो कि उसे एनक्लोज कर रखती है ओवेरियन स्ट्रोमा को। स्ट्रोमा जो है वो डिवाइडेड होता है 2 जोन्स में। ये 2 जोन्स क्या होते हैं इसके? पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला। तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने हमें बताया था कि जो हमारी ओवरी होती है, जैसे ये हमारी ओवरी है, ठीक है, इसका साइज बताया था इन्होंने, ये हमें 2 to 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। नेक्स्ट इन्होंने हमें क्या बताया था कि जो ओवरी होती है इसके बाहर एक थिन कवरिंग होती है, किस चीज़ की होती है? एपिथेलियम की होती है। तो ये इसके बाहर एक थिन कवरिंग थी एपिथेलियम की। फिर क्या बोला इन्होंने कि जो ये थिन एपिथेलियम है ये हमारे ओवेरियन स्ट्रोमा को इनक्लोज कर रखता है। तो क्या इनक्लोज कर रखता है? स्ट्रोमा को इनक्लोज कर रखता है। और इस ओवेरियन स्ट्रोमा के अंदर हमारे वो क्या होती है? कॉर्टेक्स और मेड्यूला। कॉर्टेक्स कैसे होता है? पेरिफेरल। और मेड्यूला कैसा होता है? इनर। तो ये हमारा इस तरह का इन्होंने कुछ बताया है। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। डायग्रामेटिक व्यू शो किया है यहाँ पे। तो ये डायग्रामेटिक व्यू हम पहले रीड कर लेते हैं, फिर देखेंगे इसे। ओके, यहाँ इन्होंने देखते हैं क्या बोला है। इन्होंने बोला है तो हमारे ओविडक्ट, यूटेरस, वजाइना ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स को। सबसे पहले इन्होंने फेलोपियन ट्यूब के बारे में बताया। तो फेलोपियन ट्यूब का क्या बोला है? 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, एक्सटेंड करती है पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी से यूटेरस तक। तो एक्सटेंड करती है पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू यूटेरस तक। और द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज फनल शेप्ड इन फंडिबुलम। तो जो ओवरी के पास इसका होता है उसको वो फनल शेप होता है और उसे कहते हैं इनफंडिबुलम। The edges of infundibulum possess finger-like projections. Finger-like projections जिसे हम कहते हैं फिम्ब्रे। इसका काम होता है, जो फिम्ब्रे होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इनका काम होता है कलेक्शन ऑफ ओवम ओव्यूलेशन के बाद। तो जो ओवम निकलता है ओवरी से, ये फिम्ब्रे उसे कलेक्ट कर लेते हैं। इनफंडिबुलम के बाद फिर हमारा लीड्स टू अ वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, जिसे हम कहते हैं एम्प्यूला। और लास्ट पार्ट होता है हमारा इस्थमस, जो कि हमारा नैरो ल्यूमेन होता है, फिर वो यूटेरस से मिल जाता है। एम्प्यूला क्या था हमारा? ये वाइडर पार्ट था, और बाद में हम वैसे पढ़ेंगे, पर जो एम्प्यूलरी रीजन होता है इसमें हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे ओवम आ जाता है, स्पर्म यहाँ पे आके से मिलता है। आगे पढ़ेंगे, बट मैं आपको बता दिया अभी। तो इसका ये स्ट्रक्चर देखते हैं। ये है हमारी ओवरी। ये हमने बोला था ना लिगामेंट से अटैच्ड होती है, तो लिगामेंट से अटैच है। ये ओविडक्ट है। ये ओविडक्ट के बारे में हमने अभी पढ़ा। तो ओविडक्ट के 3 पार्ट्स होते हैं। ये 3 पार्ट है फेलोपियन ट्यूब के। इनफंडिबुलम फनल शेप्ड है, ये यहाँ पे है ओवरी के पास, और ये फिम्ब्रे हैं इस पे। ये फिम्ब्रे जो होते हैं ये ओवरी से जो ओवम निकलता है ओव्यूलेशन के बाद उसको कलेक्ट कर लेते हैं। फिर आता है एम्प्यूला, जो कि वाइडर रीजन होता है, और फिर ये इस्थमस में जाता है, जो कि नैरो ल्यूमेन होता है, और ये ओवरी यूटेरस से कनेक्ट हो जाता है। दोनों साइड सेम प्रेजेंट होता है, क्योंकि पेयर है, पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओविडक्ट्स।
नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या बताया इन्होंने। यूटेरस इज सिंगल और उसे वूम्ब भी कहते हैं। शेप ऑफ यूटेरस इज इन्वर्टेड पेयर, जो पेयर फ्रूट होता है उसको अगर हम इन्वर्ट कर दें, उल्टा कर दें, तो ऐसी शेप नज़र आती है। पेयर जो होता है वो हमारा इस शेप का होता है ना, तो अगर हम इसे उल्टा कर दें तो हमें यूटेरस की शेप कुछ नज़र आती है। इट इज़ सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच टू द पेल्विस वॉल, तो ओवरी भी हमारे यूटेरस से अटैच थी पेल्विस वॉल के थ्रू, लिगामेंट्स के थ्रू पेल्विस वॉल से अटैच थी, और जो यूटेरस होता है वो भी हमारा लिगामेंट्स के थ्रू अटैच्ड होता है, तो ये लिगामेंट्स के थ्रू अटैच है। फिर यूटेरस जो हमारा ओपन होता है वेजाइना में थ्रू अ नैरो सर्विक्स, तो ये जगह अगर हमारा ये यूटेरस है तो ये वजाइना है, तो इसमें ओपन होगा सर्विक्स के थ्रू, तो ये यूटेरस ओपन इनटू वजाइना थ्रू नैरो सर्विक्स। फिर द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनल, तो जो कैविटी होती है हमारी सर्वाइकल कैनल, ये सर्विक्स है, इसमें जो ये कैविटी होती है इसे हम कहते हैं सर्वाइकल कैनल, विच अलोंग विद वजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। तो अगर हमें पूछे बर्थ कैनाल क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये बर्थ कैनाल हो गया यहाँ पे, बर्थ कैनाल। फिर द वॉल्स ऑफ यूटेरस हैव 3 लेयर्स, तो वॉल्स ऑफ यूटेरस की 3 लेयर होती हैं। क्या 3 लेयर होती हैं? वो होती है पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम और एंडोमीट्रियम। तो पेरीमीट्रियम हमारी बाहर की होती है, कैसी होती है? एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस। फिर मायोमीट्रियम जो कि बीच की होती है, ये मिडल लेयर है, कैसी होती है? थिक लेयर होती है, स्मूथ मसल्स होते हैं इसमें। सबसे अंदर वाली एंडोमीट्रियम इनर होती है, ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंडुलर लेयर है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो मायोमीट्रियम होती है वो जब चाइल्ड बर्थ के टाइम कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं ना, तो वो मायोमीट्रियम से आते हैं, क्योंकि ये हमारी मस्कुलर लेयर होती है स्मूथ मसल्स की। स्मूथ मसल्स आपको याद होंगे फ्यूजिफॉर्म शेप के होते हैं, स्पिंडल शेप के होते हैं हमारे। और फिर एंडोमीट्रियम जो होती है, आपने पहले भी थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है इसका, अभी डिटेल में पढ़ेंगे आगे, बट हमारे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं उसमें हमने पढ़ा है कि यूट्रस की वॉल शेड हो जाती है, और वो कौन सी? ये तीनों वॉल थोड़ी शेड होंगी, ख़त्म हो जाएगा यूट्रस, तो सिर्फ इनर वॉल हमारी ग्लैंड्स होते हैं इसमें, तो ये हमारी शेड होती है उसके टाइम, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम। फिर क्या है, अब हम पढ़ते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमारा क्या क्या आता है, इन्होंने बोला है इसमें हमारा आता है मॉन्स प्यूबिस, लेबिस मेजोरा, लेबिस मिनोरा, हाइमेन एंड क्लिटोरिस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस क्या होता है? मॉन्स प्यूबिस हमारा होता है, ये मॉन्स प्यूबिस का बताया है इन्होंने, ये होता है हमारा कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिस हेयर। तो जो ऊपर की सबसे बाहर प्रेजेंट होती है ये वाला एरिया मॉन्स प्यूबिस, ये कुशन होता है, कुशन टाइप होता है, क्योंकि इसमें फैट की टिश्यूज होती हैं और वो उसके ऊपर स्किन होती है और प्यूबिस हेयर यहाँ प्रेजेंट होते हैं। देन हमारे पास आता है नेक्स्ट लेबिस मेजोरा। लेबिस मेजोरा क्या होता है? ये फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं टिश्यू के, जो कि एक्सटेंड करते हैं प्यूबिस में, मॉन्स प्यूबिस। तो अगर ये मॉन्स प्यूबिस है तो ये यहाँ पे वो होते हैं बाहर के फ्लैशी फोल्ड्स लेबिस मेजोरा के, तो ये यहाँ से आते हैं, मॉन्स प्यूबिस से एक्सटेंड करते हैं आगे और ये वैजिनल ओपनिंग को बाहर से कवर कर रखते हैं। फिर मॉन्स प्यूबिस के बाद हमारा आया था लेबिस मेजोरा, फिर लेबिस मेजोरा के बाद आएगा लेबिस मिनोरा। ये भी क्या होता है? ये पेयर फोल्ड्स होते हैं टिश्यू के, ये वो होते हैं फ्लैशी फोल्ड्स टिश्यू के, ये भी पेयर्ड फोल्ड्स होते हैं टिश्यू के, जो कि इसके अंदर होते हैं लेबिस मेजोरा के अंदर। पहले ये था, फिर उसके बाद क्या हुआ हमारे? द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफन कवर्ड बाय पार्शियली कवर्ड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन। ओके, जो ये हाइमेन होती है, हाइमेन का ये कहते हैं कि जब फर्स्ट कोइटस होता है, इंटरकोर्स होता है, तो जो मेम्ब्रेन ब्रेक होती है वो होती है हाइमेन। बट जो हाइमेन होती है वो काफ़ी डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है, वो सडन फॉल्ट, जोल्ट या फिर इंटरनल ऑफ वैजिनल टैम्पॉन या फिर पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्सबैक राइडिंग, साइकिलिंग वगैरह, इन सब की वजह से भी ब्रेक हो सकती हैं। और किसी वुमेन में जो हाइमेन होती है वो परसिस्ट करती है आफ्टर कोइटिस ऑल्सो, क्योंकि उनकी हाइमेन थोड़ी वो होती है, परसिस्टेंट होती है। तो इन फैक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस, क्योंकि काफ़ी कल्चर्स में जो हाइमेन होता है फर्स्ट कोइटिस के बाद जो ब्रेक होता है उससे ना ब्लड रिलीज होता है, तो उसको कुछ लोग
अज्यूम कर लेते हैं कि हाइमन ये हमारे वर्जिनिटी या फिर लैक ऑफ सेक्सुअल एक्सपीरियंस का इंडिकेटर है, बट एक्चुअली वो बहुत डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है और वो पहले भी ब्रेक हो सकती है। नेक्स्ट हमारी चीज़ आती है क्लिटरस। क्लिटरस क्या होता है? ये टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे अपर जंक्शन में प्रेजेंट होता है। किसके? दोनों द टू लेबिस मिनोरा अबव द यूरिथ्रल ओपनिंग। तो जो यूरिथ्रल ओपनिंग होती है उसके ऊपर 2 लेबिस मिनोरा होती हैं जिनके बीच में ये इनके जंक्शन में प्रेजेंट होता है। अब हम इसका पीछे स्ट्रक्चर देख लेते हैं जो हमने उस टाइम स्किप कर दिया था। तो ये हमारा डायग्रामेटिक क्या है? डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल पेल्विस शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें हम शुरू करते हैं यूटेरस से। दिस इज द यूटेरस। ये यूटेरस है, ये यहाँ पे सर्विक्स है, ये वेजाइना है, ये दोनों मिलके बर्थ कैनाल बनाते हैं। ये यहाँ पे देखते हैं ये क्या आ गया? वेजिनल ओरिफिस। ये वेजाइना का वो है, ये वेजाइना की कैविटी है, इसे हम कहते हैं वेजिनल ओरिफिस। फिर ये हमारा है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के आगे यूरिथ्रा है जहाँ से यूरिन वो होता है, एक्सक्रीट होता है। ये क्लिटरस है जो हमने कहा था फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। फिर लेबिस मेजोरा जो कि फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं, ये यहाँ पे हैं। फिर उसके अंदर लेबिस मिनोरा है एंड दिस इज ये पीछे का एरिया आ गया, रेक्टम आ गया, ये उसका आ गया डाइजेस्टिव सिस्टम का, रेक्टम आ गया, ये एनस आ गया। ओके, नेक्स्ट हम ये देखते हैं डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये हमने देख लिया था, ये ओवरी है, ये हमारे फेलोपियन ट्यूब है, ये इधर ये सेम है, ये हमारी यूटेरस है, ये इन्वर्टेड पेयर शेप होती है। इसमें यूटेरिन कैविटी है, यूटेरिन फंडस है, ये इसकी इनर लेयर है। इसमें कैसे थी? ये पेरीमीटरियम बाहर की, थिन एपिथेलियम बीच की, मस्कुलर मायोमीटरियम अंदर की, एंडोमीटरियम। ये हमारा सर्विक्स है, ये एरिया हमारा सर्विक्स है, इसमें जो बीच में कैविटी है ये सर्वाइकल कैनल है, ये वेजाइना है, ये दोनों मिला के हमारे बर्थ कैनाल बनाते हैं। आगे हम चलते हैं मेमोरी ग्लैंड्स पर चलते हैं। ये मेमोरी ग्लैंड्स का डायग्राम है, पहले हम पढ़ लेते हैं देन हम इसे देखेंगे। तो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड हमारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ऑल फीमेल मैमल्स के। तो सब मैमल्स जो होते हैं हमारे उनमें फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन्होंने हमें क्या बताया है कि जो हमारे मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वो पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ब्रेस्ट पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब चेस्ट एरिया में प्रेजेंट होते हैं। पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें हमारे ग्रैंडुलर टिश्यू होते हैं, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होते हैं। फिर ग्रैंडुलर टिश्यू जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं 15 to 20 लोब्स में, मेमोरी लोब्स में, जिसमें क्लस्टर ऑफ एल्वुलाई होते हैं। जो एल्वुलाई है वो मिल्क सिक्रीट करते हैं जो कि ल्यूमेंस ऑफ एल्वुलाई में स्टोर होता है। एल्वुलाई ओपन होते हैं ट्यूब्यूल्स में, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, ट्यूब्यूल्स हमारे ज्वाइन करते हैं मेमोरी डक्ट में। फिर सेवरल मेमोरी डक्ट्स ज्वाइन टू फॉर्म वाइडर मेमोरी एम्पुला विच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट। ओके, तो इसका मैं आपको यहाँ पे अच्छे से इसका फ्लो चार्ट बनाती हूँ क्योंकि इसमें भी हमारा एक वो चल रहा है कि ये इसमें गया, फिर इसमें गया, फिर इसमें गया, तो इसका एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं ताकि इजीली याद रहे। इसका हम अलग पेज पे बना लेते हैं। तो हमारे पास है मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स में इन्होंने क्या बोला, क्या प्रेजेंट होता है? उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ग्रैंडुलर टिश्यू और फैट। तो ये हमारा मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अब मेमोरी ग्लैंड्स में क्या बोला इन्होंने, इसमें कैसे निकलता है ये? तो ये इससे गया मेमोरी ग्लैंड्स में, हमारा नेक्स्ट जाता है। फिर ये अब ये नेक्स्ट किस चीज़ में गया? ये नेक्स्ट जाएगा हमारा मेमोरी लोब्स में। मेमोरी लोब्स कितने प्रेजेंट होते हैं? मेमोरी लोब्स हमारे प्रेजेंट होंगे 15 से 20। अब ये जो 15 से 20 मेमोरी लोब्स हैं ये नेक्स्ट किस में जाएंगे? ये नेक्स्ट जाएंगे एल्वियोलाई में। अब ये जो एल्वियोलाई होते हैं ये हमारे कैसे प्रेजेंट होते हैं? ये हमारे क्लस्टर्स में प्रेजेंट होते हैं, तो इन क्लस्टर्स। अब ये जो है इसमें क्या होता है, ये हमारा क्या करता है, इसको हम अलग कलर से लिख लेते हैं। तो ये हमारा सिक्रीट करता है मिल्क, जो कि हमारा कहाँ स्टोर होता है? हमारा वो स्टोर्ड होता है ल्यूमेंस ऑफ एल्वियोलाई में। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या होता है अब हम देखते हैं। एल्वियोलाई से नेक्स्ट हमारा जाता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में।
मेमोरी ट्यूब्यूल्स में गया। अब मेमोरी ट्यूब्यूल्स से हमारे काफ़ी सारी मेमोरी ट्यूब्यूल्स मिलती हैं आपस में और वो फॉर्म करती है मेमोरी डक्ट्स। तो हम इसको ऐसे मार्क कर लेते हैं, ये हैं, तो ये हमारी काफ़ी सारी मिलेंगी यहाँ पे। ये काफ़ी सारी मिलके यहाँ पे फॉर्म करेगी मेमोरी डक्ट्स। अब मेमोरी डक्ट्स हमारे जो ये हैं ये भी काफ़ी सारे मिलेंगे अब आपस में, और काफ़ी सारे मिलके क्या फॉर्म करेंगे, एक वाइडर मेमोरी एम्प्यूला फॉर्म करेंगे। वाइडर मेमोरी एम्प्यूला फॉर्म करेंगे। कैसा है ये वाइडर है। ये मेमोरी एम्प्यूला जो है ये हमारा किस चीज़ से कनेक्टेड होता है, लास्ट में ये हमारा कनेक्टेड होता है लैक्टिफेरस डक्ट से। और लैक्टिफेरस डक्ट से लास्ट में क्या होता है, लास्ट में लैक्टिफेरस डक्ट से मिलके सक्ट आउट। ओके, तो इसको एक बार पूरे को देखते हैं स्टार्टिंग से। मेमोरी ग्लैंड होते हैं हमारे, इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू फैट प्रेजेंट होते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स में हमारे सबसे पहले प्रेजेंट होते हैं मेमोरी लोब्स, जो कि हमारे 15 से 20 होते हैं ईच में। ईच मेमोरी ग्लैंड में 2 होते हैं ना, पेयर होता है। फिर मेमोरी लोब से हमारे जाता है एल्वुलाई में। एल्वुलाई हमारे क्लस्टर्स में प्रेजेंट होते हैं, ये सिक्रीट करते हैं मिल्क। तो अगर पूछे कहाँ से सिक्रीट होता है तो एल्वुलाई से सिक्रीट होता है। यहाँ से सिक्रीट हुआ, स्टोर कहाँ होता है, ल्यूमेंस ऑफ एल्वुलाई में स्टोर होता है। फिर नेक्स्ट एल्वुलाई में मिल्क जो होता है वो कहाँ जाता है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में जाता है। मेमोरी ट्यूब्यूल्स काफ़ी सारी आपस में मिलती हैं, मेमोरी डक्ट्स फॉर्म करती हैं। मेमोरी डक्ट्स आपस में काफ़ी सारी मिलती हैं और एक वाइडर मेमोरी एम्प्यूला फॉर्म करती हैं। वाइडर जो मेमोरी एम्प्यूला होती है इससे लैक्टिफेरस डक्ट में जाता है और लैक्टिफेरस डक्ट से बाहर सक्ट आउट मिल्क बाय द चाइल्ड। तो ये प्रोसेस होता है। इसका डायग्राम देख लेते हैं एक बार। ये डायग्राम है हमारा, ये पीछे हमारा ये है चेस्ट का एरिया जो है, ये रिब्स है, मसल्स है, इंटरकॉस्टल मसल्स। फिर ये क्या है, पेक्टोरलिस मेजर मसल। इसमें बोला था ना हमारे फैट प्रेजेंट होता है काफ़ी ज़्यादा, तो इसमें फैट होता है। सबसे पहले हमारी मेमोरी लोब्स हैं यहाँ पे, फिर मेमोरी एल्वियोलस है, फिर मेमोरी डक्ट्स है, फिर ये वाइडर एम्प्यूला है, ये लैक्टिफेरस डक्ट्स है यहाँ पे, ये निपल है जहाँ से होता है, और ये एरियोलर है, इसके थ्रू सक आउट हो जाता है। तो ये इसका डायग्राम है। लेबलिंग के लिए आ सकता है, वैसे ड्रॉ करने के लिए कभी नहीं आता है ये। ओके, तो फिर अब हम पढ़ते हैं गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस। तो गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, जो हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं मेल्स में, फीमेल्स में। मेल्स में क्या होते हैं, मेल्स में हमने पढ़ा था टेस्टिस होते हैं, एक मिनट, मेल्स में टेस्टिस होती है, फीमेल्स में ओवरीज होती है। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करती है, स्पर्म्स, और ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं ओवम। ये दोनों क्या होते हैं, ये गैमीट्स होते हैं। तो इन दोनों के प्रोडक्शन के प्रोसेस को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। मतलब हमारे गैमीट्स के प्रोडक्शन के प्रोसेस को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो सबसे पहले मेल्स में पढ़ते हैं। तो टेस्टिस में क्या होता है, हमने पढ़ा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हमारे स्पर्म्स प्रोड्यूस करती हैं, और उसमें स्पर्मेटोगोनिया या फिर मेल जर्म सेल्स हैं जो हमारी स्पर्म्स प्रोड्यूस करती हैं। तो टेस्टिस में हमारे इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होती हैं, स्पर्मेटोगोनिया / स्पर्मेटोगोनिया दोनों कह सकते हैं, वो प्रोड्यूस करती हैं स्पर्म्स बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू हमारा स्पर्म प्रोड्यूस होता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है प्यूबर्टी पे। ये तो हमें पता ही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ भी हमारा होगा तो वो प्यूबर्टी पे स्टार्ट होगा। और फिर नेक्स्ट क्या बोला है इन्होंने कि जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, सिंगुलर उसे हम कहेंगे स्पर्मेटोगोनियम। तो जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे इनसाइड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये तो हमें पता ही है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हमारे स्पर्मेटोगोनिया होती है और सर्टोली सेल्स होती है। स्पर्मेटोगोनिया को हम मेल जर्म सेल्स भी कहते हैं। तो वो हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं माइटोटिक डिवीजन के थ्रू। माइटोटिक डिवीजन मतलब हमारा ये इक्वेशन डिवीजन के थ्रू करते हैं। तो इसमें हमारा क्रोमोसोम नंबर स्टार्टिंग में और एंड में सेम रहता है। और ये क्यों करते हैं, ये अपना नंबर को इंक्रीज करने के लिए करते हैं, इंक्रीज नंबर करने के लिए। तो जो ये होते हैं स्पर्मेटोगोनिया कम नंबर प्रेजेंट होते हैं, फिर माइटोसिस करते हैं तो इनका नंबर बढ़ जाता है। यहाँ इन्होंने बोला है कि ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड एंड कंटेन्स 46 क्रोमोसोम्स। तो ये हमारा स्टार्टिंग में डिप्लॉयड है। फिर सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स
periodically undergo meiosis। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो स्पर्मेटोगोनिया होती है इनमें से कुछ हमारी अंडरगो करती हैं मियोसिस। मियोसिस पूरा नहीं, मियोसिस सिर्फ मियोसिस 1, और जो ये अंडरगो करती हैं ये बन जाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो जिसने भी अंडरगो किया मियोसिस 1 वो बन गई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मियोसिस अंडरगो करने के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हमारी फॉर्म कर लेती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि हमारी हैप्लॉइड सेल्स होती हैं और 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। हैप्लॉइड मतलब इसकी प्लॉइडी n होती है, हाफ होती है ऑफ डिप्लॉइड सेल्स। डिप्लॉइड में हमारे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें हमारे 23 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होती है वो अंडरगो करती है सेकेंड मियोसिस इवोल्यूशन, तो वो मियोसिस कंप्लीट करती है। प्राइमरी ने किया था मियोसिस 1, सेकेंडरी करती है मियोसिस 2 और हमारा मियोसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में हमें 4 हैप्लॉइड सेल्स मिल जाती हैं। तो वो 4 हैप्लॉइड सेल्स जो मिलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटिड्स। इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द स्पर्मेटिड्स। तो अगर आपने लास्ट ईयर का, आपको याद होगा कि हमने मियोसिस का प्रोसेस बहुत अच्छे से पिछले साल पढ़ा था। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको यहाँ पर उसका वो बता देती हूँ ब्रीफ में, ताकि आपको उसका थोड़ा सा याद आ जाए कि कैसे था, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे याद रखने के लिए, ताकि हमें ये याद रहे कि कौन से किस स्पर्मेटोसाइट में, स्पर्मेटिड्स में कितने क्रोमोसोम्स हैं। तो उसे हम अलग पेज पे कर लेते हैं। तो माइटोसिस का तो क्या होता है? माइटोसिस का तो इजी होता है, जैसे ये हमारा माइटोसिस है। माइटोसिस में हमारा क्या होता है? हमारा स्टार्टिंग में इसमें हम जब देखते हैं क्रोमोसोम नंबर देखते हैं तो हम कैसे देखते हैं? क्रोमोसोम से देखते हैं, क्रोमोसोम से देखते हैं और सिस्टर क्रोमेटिड्स से देखते हैं। तो ये हमारा, आपको याद होगा कि जो क्रोमोसोम होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्रोमोसोम हमारा ऐसा दिखता है, ये ऐसे, और बीच में से कनेक्टेड होता है सेंट्रोमेयर के थ्रू। क्रोमोसोम नंबर आपको याद होगा, क्रोमोसोम नंबर हम गिनते हैं हमेशा सेंट्रोमेयर से गिनते हैं, ये नहीं गिनते कि कितने हैं। ऐसे क्रोमोसोम नंबर सेंट्रोमेयर के थ्रू गिने जाते हैं। ये इसके इंडिविजुअल सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, क्रोमेटिड्स जो अटैच रहते हैं सेंट्रोमेयर के थ्रू। ये पूरा एक क्रोमोसोम है। तो जब हम माइटोसिस में गिनते हैं तो माइटोसिस में कैसे होता है? जो हमारे माइटोसिस होता है इसमें आपको याद होगा कि माइटोसिस में हमारा डिवीजन कुछ इस तरह होता है। मियोसिस हमारा होता है ना, पी मैट होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो मेटाफेज के टाइम हमारी एक मेटाफेज प्लेट बनती है, बीच में हमारे क्रोमोसोम्स ऐसे प्लेट बना लेते हैं, ऐसे लाइन अप हो जाते हैं और फिर दोनों साइड एनाफेज में पुल अवे हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है? मेटाफेज में हमारे माइटोसिस में ये हमारे जो क्रोमोसोम है ये हाफ हो जाते हैं, तो ये ऐसे बढ़ जाते हैं। इधर एक क्रोमेटिड चला गया, इधर एक क्रोमेटिड चला गया और ये अलग हो गए, और ये एक सेल में हमारे क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमेटिड्स के हिसाब से गिनते हैं। तो हमारे को क्या चाहिए? हमारे क्रोमोसोम्स हमारे स्टार्टिंग में 46 थे, हमें एंड में भी 46 चाहिए। तो हम कैसे करेंगे? हमारे क्रोमेटिड्स फिर इसमें ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में ना हमें जो हमारा एस फेज होता है, G1 हुआ, फिर G2 हुआ, फिर हमारा एस फेज होता है, सिंथेसिस फेज। तो हमारे क्रोमेटिड्स उसमें डबल हो जाते हैं, और क्रोमेटिड्स डबल होके हमारे क्रोमोसोम नंबर तो सेम ही रहता है, क्योंकि वो क्रोमेटिड्स अटैच होते हैं और हम सेंट्रोमेयर के थ्रू गिन रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे 92 होते हैं और ये हाफ हो जाते हैं 46 में। अब इसको छोड़ते हैं, इसके अलावा हम देखते हैं अब मियोसिस में कैसे होता है। तो मियोसिस हमारा मेन था जो हमें देखना था, तो मियोसिस का देखते हैं। मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे ओके तो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं और क्रोमेटिड्स हैं, और हमें इसमें पता है कि हमारा मियोसिस 1 होगा और मियोसिस 2 होगा। जैसे हमारा मियोसिस का प्रोसेस है, मियोसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे जो माइटोसिस में तो हमारे जब मेटाफेज पे प्लेट बनती है, मेटाफेज में बीच में वो बनते हैं, लाइन अप होते हैं, तो वो सिंगल लाइन बनती है ऐसे। और फिर जब हमारे पुल अवे होते हैं वो एनाफेज में, तो एक क्रोमेटिड इधर चला जाता है एक सेल में, एक क्रोमेटिड इधर चला जाता है दूसरे सेल में। बट मियोसिस में क्या होता है कि हमारे सबसे पहले मियोसिस 1 में हमारे जो वो होता है मेटाफेज, उसमें हमारी 2 प्लेट्स बनती हैं। तो हमारे ये ऐसे यहाँ पे क्रोमोसोम 2 लाइन अप होते हैं और पूरे क्रोमोसोम जाते हैं अलग अलग सेल में। तो हमारे मियोसिस 1 में 2 सेल फॉर्म होती है ना, तो इनमें पूरे क्रोमोसोम होते हैं इसमें, अनलाइक माइटोसिस। तो जब ये पूरे क्रोमोसोम होते हैं तो स्टार्टिंग में तो हमारा सेम ही होगा जैसे माइटोसिस में होता है।
46 क्रोमोसोम्स होते हैं और 92 क्रोमेटिड्स होते हैं, क्योंकि वो डबल हुए हुए होते हैं। ऐसे क्रोमोसोम डबल हुए हुए होते हैं ना, सेंट्रोमेयर नंबर के थ्रू गिन रहे हैं तो हम क्रोमोसोम तो 46 ही गिनेंगे। फिर जब हमारा मियोसिस 2 का नंबर आता है तो फिर हमारे ये मेटाफेज 1 में हमारे ये ऐसे 2 में लाइन बने थे, हाफ हाफ हो गए, और फिर क्रोमोसोम नंबर 46 से 23 हो जाता है, और 92 से कितना हो जाता है, 46 हो जाता है। ये 46 है, पर हम इसे 23 क्यों गिन रहे हैं, क्योंकि हम सेंट्रोमेयर नंबर के थ्रू गिनते हैं, तो ये हमारे जुड़े हुए हैं 46, पर ये हम इसे 23 गिन रहे हैं। फिर मियोसिस 2 में क्या होता है, मियोसिस 2 हमारा माइटोसिस की तरह ही होता है। इसमें हमारे सिंगल मेटाफेज में सिंगल प्लेट बनती है और एक क्रोमेटिड पुल अवे होता है अलग अलग सेल में। तो जो हमारी यहाँ से 2 फॉर्म हुई थी, अब उन 2 में से ये 2 हुई, इनमें से फॉर्म होंगे 2 और फिर इसमें से फॉर्म होंगे 2, तो 4 फॉर्म हुए। तो ये तो हमारा क्रोमेटिड नंबर क्या होता है, ये हाफ हो जाता है, ये हाफ होके हमारा हो गया 23। पर ये हमारा 23 सेम ही रहता है, क्योंकि हम अगेन हम ये सेंट्रोमेयर नंबर से गिन रहे हैं। तो इसीलिए जब हम यहाँ पे इन्होंने पूछा कि हमारे इसमें स्पर्मेटिड्स में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, तो इसमें हमारे क्रोमोसोम्स 23 होंगे, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में तो उन्होंने बोल दिया हैप्लॉइड है, 23 है ईच में, और फिर स्पर्मेटिड्स में फर्दर डिवाइड हो गया, तो फिर इसमें कितने होंगे। हैप्लॉइड से प्लॉइडी कम कभी नहीं जाती है, हमेशा एन प्लॉइडी रहती है, इससे ज़्यादा हाफ नहीं हो सकता, ठीक है, ये लास्ट होता है, इसके बाद और डिवाइड नहीं होता। तो स्पर्मेटिड्स में हमारे 23 ही होते हैं क्रोमोसोम्स, बट इसमें क्रोमेटिड्स जो होते हैं हमारे इंडिविजुअल ये स्ट्रैंड होती है क्रोमोसोम की, ये भी हाफ हो चुके होते हैं 23, तो ये हमारे ट्रू हैप्लॉइड्स होते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है, ये मियोसिस का प्रोसेस था, ये मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया। फिर इन्होंने बोला है कि जो स्पर्मेटिड्स होते हैं, स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये कर लेते हैं मार्क्स स्पर्मियोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, जो हमारे स्पर्मेटिड्स होते हैं, ये स्पर्मेटिड्स फॉर्म हुए थे ना हमारे, ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं स्पर्मेटोजोआ में। स्पर्मेटोजोआ हमारे होते हैं स्पर्म्स, तो ये स्पर्मेटिड्स को आप ये नहीं कह सकते कि ये स्पर्म है, क्योंकि एक्टिव नहीं होते। ये स्पर्मेटिड्स हमारे स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू। अब ये स्पर्मियोजेनेसिस हो गया, इसके बाद क्या होता है, जो स्पर्म होता है, हमारा स्पर्म फॉर्म हुआ, इसका हेड जो है वो सर्टोली सेल्स में एम्बेड हो जाता है, और सर्टोली सेल्स हमने पढ़ा था ये मेल जर्म सेल्स के साथ ही प्रेजेंट होती हैं। इनका काम होता है न्यूट्रिशन नरिशमेंट प्रोवाइड करना, तो ये इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती रहती है, तो इनका हेड इसमें एम्बेड हो जाता है, और फिर फाइनली रिलीज आउट हो जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के थ्रू, मतलब स्पर्मिएशन के प्रोसेस से। तो अब तक जो ये पूरा प्रोसेस चल रहा था, ये हमारा उसके अंदर चल रहा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के, और स्पर्मिएशन के बाद ये बाहर निकलते हैं, फिर वही होता है रेटेटेस्टिस, और वो जो हमने बताया था उनमें पूरा चलते जाते हैं। तो ये हम एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे हमारा क्या था इसका वो प्रोसेस। सबसे पहले था हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें हमारे स्पर्मेटिड्स फॉर्म हुए, तो यहाँ लिख लेते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, इसमें हमारा क्या फॉर्म होता है, इसमें हमारा फॉर्म होता है स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटोजेनेसिस पहले हुआ, फिर सेकंड हमारा क्या होता है, सेकंड हमारा होता है स्पर्मियोजेनेसिस। इसमें हमारा स्पर्मेटिड्स जो होते हैं, स्पर्मेटिड्स से हमारा फॉर्म होता है, स्पर्मेटिड्स से हमारा फॉर्म होता है स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे स्पर्म। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है थर्ड, लास्ट होता है ये हमारा, ये क्या होता है, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन में क्या होता है, जो हमारे स्पर्मेटोजोआ है वो रिलीज आउट हो जाते हैं। ओके, ये ऐसा होता है। इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ, सबसे पहले हमारे स्पर्मेटोगोनिया जो थे मेल जर्म सेल्स, वो माइटोसिस करके नंबर बढ़ाया, फिर उसमें से कुछ हमारे वो बन जाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, और वो हमारे मियोसिस 1 अंडर को करते हैं, मियोसिस 1 अंडर को करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म करते हैं, फिर वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस 2 करके मियोसिस को कंप्लीट करते हैं और स्पर्मेटिड्स फॉर्म करते हैं। ये स्पर्मेटिड्स हमारे कंप्लीटली मैच्योर स्पर्म्स नहीं होते। फिर हमारा स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, हमारे स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटोजोआ फॉर्म कर लेते हैं, जो कि स्पर्म्स होते हैं मैच्योर। फिर ये स्पर्म्स जो होते हैं, इनका हेड सर्टोली सेल्स में एम्बेड हो जाता है, जो कि इसे नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। फिर थर्ड होता है स्पर्मिएशन। स्पर्मेटोजोआ हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकल के आ जाते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं आगे क्या होता है। इन्होंने बोला है स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो हमारा प्यूबर्टी पे शुरू होता है। पर क्यों होता है पर प्यूबर्टी पे शुरू, इस पे भी क्वेश्चन आता है। ये हमारा प्यूबर्टी पे शुरू इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम हमारा GnRH जो कि हमारा गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, इसकी सिक्रीशन बढ़ जाती है। ये गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है ये हमने पिछले साल पढ़ा था, ये हमारा हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है, मतलब ये हमारे हाइपोथैलेमस से निकलता है। तो जो इंक्रीज होता है हमारा लेवल्स GnRH के लेवल में, तो हमारा GnRH के लेवल में जब इंक्रीज होता है तो ये एक्ट करता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड में, जो कि सिमुलेट करता है हमारे दो गोनाडोट्रोफिन्स की रिलीज, जो कि हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मार्क कर लेते हैं क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन LH और FSH, ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। इनका काम मेल्स में भी होता है, फीमेल्स में भी होता है। तो जो ये हमें बता रहे हैं ना कि ये गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन और ये GnRH हमारे प्यूबर्टी में बढ़ जाता है, तो यही सेम चीज़ हम उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं फीमेल्स में, कि उनमें भी प्यूबर्टी के टाइम क्यों शुरू होता है, क्योंकि जो हमारा GnRH है उसकी इंक्रीज हो जाता है सिक्रीशन में, फिर वो हमारे गोनाडोट्रोफिन्स को रिलीज करवाते हैं। तो हमारे LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH जो कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इनका रिलीज हो जाते हैं ये, और इनका इंक्रीज हो जाता है अमाउंट हमारी बॉडी में। अब मेल्स में क्या होता है, जो LH होता है वो हमारे लेडिक सेल्स पे काम करता है। लेडिक सेल्स कौन सी थी, हमारे इंटरस्टिशियल सेल्स थी जो हमारे सेरेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर प्रेजेंट होती है और एंड्रोजन्स रिलीज करती है। तो LH हमारा लेडिक सेल्स पे काम करता है, उन्हें स्टिमुलेट करता है ताकि वो सिक्रीट करे एंड्रोजन्स। तो LH ने किस पे काम किया, LH ने किस पे काम किया, LH ने काम किया हमारे लेडिक सेल्स पे और उसने स्टिमुलेट करवाया एंड्रोजन्स। फिर एंड्रोजन्स जो है वो इंटर्न हमारे स्टिमुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो कैसे था इसका प्रोसेस, ये ऐसे था, LH आया, LH ने काम किया एंड उस पे लेडिक सेल्स ने हमारे रिलीज किया एंड्रोजन ने स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कराया। तो LH डायरेक्टली स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस नहीं कराता है, वो इनडायरेक्ट वे में कराता है, बट उसके बिना हो नहीं सकता। तो एंड्रोजन्स ने क्या किया, एंड्रोजन्स का काम अगर पूछे क्या होता है तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कराते हैं। फिर नेक्स्ट उन्होंने बोला कि जो FSH है वो हमारा सर्टोली सेल्स पे काम करता है और उन्हें स्टिमुलेट करता है ताकि वो सिक्रीट करे फैक्टर्स जो कि हमारे स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस में इंपॉर्टेंट होते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस क्या था, आप रिकॉल करिए, अभी पढ़ा है, हमारे स्पर्मेटिड्स जो होते हैं वो बन जाते हैं स्पर्म्स या फिर स्पर्मेटोजोआ। तो ये हमारे FSH का काम ये होता है। LH का काम है स्पर्मेटोजेनेसिस में, FSH का काम है स्पर्मियोजेनेसिस में, सर्टोली सेल्स पे काम करता है, LH काम करता है लेडिक सेल्स पे या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स पे, दोनों का इंपॉर्टेंट है। ये इन्होंने बोला है डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एनलार्ज्ड। इन्होंने बोला ये स्पर्मेटोजोआ है, मतलब ये हमारे मैच्योर स्पर्म्स हैं। फिर ये स्पर्मेटिड्स हैं, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, तो प्राइमरी ने सेकेंडरी फॉर्म करा था। ये हमारे सर्टोली सेल्स है जिनमें इनका हेड एम्बेड होता है, ये स्पर्मेटोजोआ है, मतलब ये ऐसे चल रहा है। तो ये स्पर्मेटोजोआ थे हमारे, स्पर्मेटोगोनियम है, ये हमारे मेल जर्म सेल्स है, इसने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म किए, फिर इससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म हुए और फिर ये स्पर्मेटिड्स फॉर्म हुए और फिर स्पर्मेटोजोआ फॉर्म हुए। तो ये इसका फॉर्मेशन होती है ये आउटर टू इनर होती है और फिर ये यहाँ से निकल के बाहर जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, हम स्पर्म का देखते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने हमें स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म बताया है, ये इसका स्ट्रक्चर, हमने इसकी फॉर्मेशन पढ़ लिया, अब इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर अगर हम इसका पढ़ें तो चार पार्ट का कंसिस्ट करता है, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। तो ये मार्क कर लेते हैं, 4 पार्ट, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। सबसे पहले ये बताया उन्होंने कि अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप्स द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म। तो जो ये बॉडी है स्पर्म की, इसके पूरे चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सबसे पहले तो पूरा कवर्ड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कवर्ड होता है। फिर जो अब ये हेड पे आ गए, जो स्पर्म का हेड होता है उसमें एक इलोंगेटेड हेप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इलोंगेटेड हेप्लॉइड न्यूक्लियस होता है और उसका इंटीरियर पोर्शन कवर्ड होता है किस चीज़ से, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर से, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं एक्रोजोम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर से। इस कैप लाइक स्ट्रक्चर में मतलब एक्रोजोम के अंदर क्या होता है, ये फिल्ड होता है हमारे एंजाइम से जो कि हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। तो इन्होंने हेड का ये बताया, हेड में इन्होंने 2 चीज़ें बताई। हेड में क्या चीज़ बताई इन्होंने, सबसे पहले तो न्यूक्लियस बताया। न्यूक्लियस सिंस ये हमारा गैमीट है तो गैमीट में न्यूक्लियस हमेशा हेप्लॉइड होगा,
मतलब गैमेट में क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड होगा, पॉइडी हैप्लॉइड होगी। और एक स्पेशल चीज क्या होती है, इलोंगेटेड होता है इसका न्यूक्लियस। और फिर नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया, एक्रोसोम होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसके अंदर ये एंजाइम फील्ड है। ये एंजाइम हमारा फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, ओवम के फर्टिलाइजेशन में। नेक्स्ट हम चलते हैं मिडल पीस पे। मिडल पीस के बारे में क्या बताया इन्होंने, मिडल पीस में हमारे न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब उसे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, पावर प्रोवाइड करते हैं, तो विच प्रोड्यूस एनर्जी मूवमेंट के लिए, क्योंकि हमारा जो स्पर्म होता है ये मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, तो इसकी मूवमेंट जो होती है टेल की, वो माइटोकॉन्ड्रिया इसे फैसिलिटेट करता है, इसके लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसमें नेक्स्ट इन्होंने बताया कि जो मेल इजैक्यूलेशन होती है उसमें एवरेज से 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं एक सिंगल इजैक्यूलेशन में। तो ये फर्स्ट था कि 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं उसमें, और इन 200 to 300 मिलियन में क्या होना चाहिए कि हमारा फर्टिलिटी नॉर्मल मानी जाए। तो इसमें 60% स्पर्म्स जो होते हैं उनकी शेप नॉर्मल होनी चाहिए, साइज नॉर्मल होना चाहिए, और एटलीस्ट 40% की वाइग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अब इसके यहाँ पे डायग्राम को देख लेते हैं, क्योंकि हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया। तो ये इसका हेड वाला पार्ट था, ये नेक है, यहाँ पे ये पार्ट नेक का है, ये मिडल पीस है जिसमें हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, देख सकते हैं आप कितने सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, न्यूमरस, एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग। और फिर ये टेल है जिसके अंदर ये फिलामेंट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि जो स्पर्म है वो हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज आउट हो जाते हैं और ट्रांसपोर्ट होते हैं एक्सेसरी डक्ट से। जो डक्ट्स हमने पीछे पढ़े थे सारे, रेटिटेस्टिस और वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस वगैरह, इन सबको हमने पढ़ा था। फिर नेक्स्ट इन्होंने बताया कि अगर हमें स्पर्म की पूरी मैच्योरिटी चाहिए, पूरी मोटिलिटी चाहिए, तो उसके लिए इसको कुछ किसी चीज़ों की सिक्रीशंस चाहिए होती है। वो सिक्रीशंस क्या होती है, जैसे एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, इन सब चीज़ों की सिक्रीशंस चाहिए होती है। फिर ही हमारा स्पर्म जो होता है वो मैच्योर हो जाता है और उसकी मोटिलिटी नॉर्मल रहती है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो सेमिनल प्लाज्मा होता है उसको अगर हम स्पर्म के साथ मिला दें तो वो सीमेन कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो ये मार्क कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सीमेन, तो इसमें हम बताएंगे सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म इज सीमेन। जो हमारे फिर नेक्स्ट उन्होंने बताया कि जो मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं या ग्लैंड्स होते हैं, उनको अगर हमें फंक्शन मेंटेन रखना होता है तो वो एंड्रोजन्स मेंटेन करते हैं, या फिर हमारे टेस्टिकुलर हार्मोन्स जो कि हमारे लेडिक सेल्स सिक्रीट करती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जो बाहर प्रेजेंट होती हैं, तो इनको ये इनके मेंटेन करे रखती है। अब हम आ जाते हैं फीमेल के प्रोसेस पे। तो ये हमारा यहाँ तक मेल का प्रोसेस था, अब यहाँ से हमारा फीमेल गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे इन्होंने बोला है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज oogenesis। मेल का क्या था, स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल्स में क्या है, oogenesis, सिंस ओवम प्रोड्यूस हो रहा है, which is markedly different from spermatogenesis। Of course हमारा spermatogenesis से काफ़ी डिफरेंस होगा, क्योंकि हमारा ये गैमीट ही इतना डिफरेंट है, अपीयरेंस में भी, स्ट्रक्चर में भी, हर चीज़ में ये डिफरेंट है, तो फिर इसका फॉर्मेशन का प्रोसेस भी डिफरेंट होता है। इसमें एक बहुत यूनिक चीज़ होती है oogenesis में कि ये हमारा स्टार्ट हो जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेज में। तो जब हमारा मदर के स्टमक में एम्ब्रियो फीमेल अगर वो होती है तो उसका उसी टाइम पे oogenesis का प्रोसेस शुरू हो जाता है। कैसे होता है, उस टाइम उसकी कपल मिलियंस ऑफ गैमीट मदर सेल्स फॉर्म हो जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं oogonia। वो फीटल ओवरी में ही फॉर्म हो जाती है। और ये एक स्पेशल चीज़ है कि जितनी उसकी गैमीट मदर सेल्स फॉर्म हो गई या फिर oogonia फॉर्म हो गई फीटल ओवरी में, फिर वो उसके बर्थ होने के बाद और नहीं फॉर्म होंगी। और सिंस वो कपल ऑफ मिलियन फॉर्म होती हैं, तो जब तक उसका क्या कहते हैं प्यूबर्टी का टाइम आता है तो उसके सिर्फ 60 to 80,000 ही रह जाती हैं। और इन्होंने क्या बोला है कि दीज सेल्स जो हमारी oogonia होती है फीटल ओवरी में, वो हमारी डिवीजन स्टार्ट कर देती है, बट वो प्रोफेज 1 पे अरेस्ट हो जाती है। मतलब प्रोफेज 1 जो मियोसिस का हमारा प्रोफेज 1 होता है उस पर वो स्टॉप हो जाती है, उसके आगे फर्दर डिवाइड नहीं करती हैं। इसको हम कहते हैं प्राइमरी oocyte।
ये प्राइमरी oocyte जो होता है हमारा, ये प्राइमरी oocyte प्रोफेज 1 पे अरेस्टेड है, इसके चारों तरफ इसकी लेयर्स बनने लग जाती है। किस चीज़ की लेयर्स बनने लग जाती है? ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर बनने लग जाती है इसके चारों तरफ, और इसे हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। यहाँ इन्होंने बताया है कि लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स जो हमारे प्राइमरी फॉलिकल हैं ये खराब हो जाते हैं प्यूबर्टी तक। जो मैंने आपको अभी बोला, वो फिर प्यूबर्टी में सिर्फ हमारे 60 to 80,000 ही बचते हैं, जो हमारे स्टार्टिंग में कपल मिलियन फॉर्म हुए थे। और फिर प्यूबर्टी के टाइम क्या होता है, जो ये हमारे प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रैन्युलोसा सेल्स से हमारे सराउंड हुए थे, इनमें क्या होता है, इनके चारों तरफ और भी ज़्यादा सराउंड वो होने लग जाती है, लेयरिंग होने लग जाती है ग्रैन्युलोसा सेल्स की, और एक न्यू थीका फॉर्म हो जाता है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। तो इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी इस पैराग्राफ में? सबसे पहले हमने पढ़ा कि oogonia या फिर गैमीट मदर सेल जो होती है वो हमारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फीटल ओवरी में कपल मिलियन फॉर्म हो जाती है फीटल ओवरी में, और फिर बर्थ के बाद और नहीं फॉर्म होती है। फिर ये जो हमारे प्राइमरी oogonia थी, वो थी गैमीट मदर सेल, ये हमारे प्रोफेज 1 पे अरेस्ट हो जाती है और क्या फॉर्म करती है? प्राइमरी oocyte फॉर्म करती है। इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयरिंग होने लग जाती है, जिससे फिर ये प्राइमरी फॉलिकल फॉर्म करती है। प्यूबर्टी के टाइम क्या होता है, ये काफ़ी सारे डिजेनरेट हो जाते हैं और सिर्फ 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं। फिर जब प्यूबर्टी आ जाती है, फिर ये प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं ये और भी ज़्यादा लेयरिंग हो जाती है ग्रैन्युलोसा सेल की, और न्यू थीका फॉर्म होती है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी, oogonia, फिर प्राइमरी oocyte, उसके चारों तरफ कवरिंग, प्राइमरी फॉलिकल के चारों तरफ और भी ज़्यादा कवरिंग, एंड सेकेंडरी फॉलिकल। तो हम सेकेंडरी फॉलिकल में पहुंच चुके हैं और हमारी प्यूबर्टी का वो आ गई है स्टेज। तो फिर क्या होगा, सेकेंडरी फॉलिकल हमारा ट्रांसफॉर्म हो जाता है टर्शरी फॉलिकल में। टर्शरी फॉलिकल जो होता है, इसकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है जो और किसी फॉलिकल में नहीं होती, कि इसमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसे हम कहते हैं एंट्रम। तो ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, इसे हम कहते हैं एंट्रम, और ये हमारे टर्शरी फॉलिकल में होती है। फिर द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन एन इनर थीका इंटरना एंड एन आउटर थीका एक्सटर्ना। तो जो ये थीका फॉर्म हुआ है, इसमें दो लेयर होती है, इनर इंटरना, आउटर एक्सटर्ना, नाम से ही पता लग रहा है। फिर इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इट इज एट दिस स्टेज दैट प्राइमरी oocyte विद इन द टर्शरी फॉलिकल ग्रोज इन साइज एंड कंप्लीट्स इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। तो जो हमारा ये प्राइमरी oocyte, ये हमारा फीटल ओवरी में उस टाइम प्रोफेज 1 पे अरेस्ट हुआ था, अब ये इस टाइम होता है जब इसका टर्शरी फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो इसके अंदर होता है ना ये प्राइमरी oocyte है। कैसे होता है मैं आपको एक बार यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये प्राइमरी oocyte है, ये इसके चारों तरफ लेयरिंग आ गई ग्रैन्युलोसा सेल्स की, ये क्या बन गया? प्राइमरी फॉलिकल बन गया। फिर इसके चारों तरफ एक और लेयरिंग आ गई, ये क्या बन गया? ये बन गया अब सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। अब इसके चारों तरफ क्या हुआ, ये थोड़ी और लेयरिंग आई, एक मिनट, इसके चारों तरफ थोड़ी और लेयरिंग आई और इसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड वो आ गई कैविटी, जिसकी फ्लूइड फिल्ड कैविटी जिसे हम एंट्रम कहते हैं, और ये अब क्या बन गया? अब ये टर्शरी फॉलिकल बन गया। जो ये टर्शरी फॉलिकल के अंदर अब हमारा प्राइमरी oocyte था, जो हमारा फीटल ओवरी के टाइम से चलता आ रहा है, ये क्या करता है? ये अपना मियोसिस 1 कंप्लीट करता है, क्योंकि प्रोफेज 1 पे अरेस्टेड था ना अब तक, तो अपना ये मियोसिस 1 कंप्लीट करता है और एक अनइक्वल डिवीजन होता है जिसमें हमारा फॉर्म होती हैं दो चीज़ें। क्या फॉर्म होती हैं इसमें? एक लार्ज सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी oocyte से अब हमारी दूसरी चीज़ बन गई सेकेंडरी oocyte बन गई, और दूसरी चीज़ क्या होती है? एक स्मॉल पोलर बॉडी। ये हमारी फर्स्ट पोलर बॉडी होती है, ये होती है स्मॉल और ये फॉर्म होता है लार्ज। तो ये अनइक्वल डिवीजन हुआ इसमें। टर्शरी फॉलिकल हमारा क्या हुआ? टर्शरी फॉलिकल हमारा ग्रो हुआ, थोड़ा सा साइज बड़ा हुआ इसका, और प्राइमरी फॉलिकल ने अपना मियोसिस 1 कंप्लीट किया और दो चीज़ें इसमें डिवाइड हो गई, दो चीज़ों में, किसमें? हमारा ये सेकेंडरी oocyte में डिवाइड हो गई, जो कि बड़ा होता है, फर्स्ट पोलर बॉडी जो कि बहुत टाइनी होती है। ये हमारा मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट इन्होंने बोला है द सेकेंडरी oocyte रिटेन साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा प्राइमरी oocyte था ना, उसके जो वो था साइटोप्लाज्म में बल्क ऑफ क्या कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, वो ज़्यादा सारा बल्क हमारा सेकेंडरी oocyte में आ जाता है। जो पोलर बॉडी फॉर्म होती है उसमें बहुत थोड़ा सा रह जाता है। यहाँ पे इन्होंने पूछा जो फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म हुई है हमारी, ये क्या ये आगे डिवाइड करेगी या डिजेनरेट हो जाएगी? तो उन्होंने बोला है कि एट प्रेजेंट हम इस बारे में बहुत श्योर नहीं है कि इसका आगे क्या होता है, बट
इसको तो हमारी ये वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी सेकेंडरी oocyte इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं अभी क्या होता है। तो उन्होंने बोला है कि जो टर्शरी फॉलिकल था हमारा वो आगे फर्दर चेंज होता है और मैच्योर होता है और ग्रो करता है ग्राफियन फॉलिकल में। ये मैच्योर फॉलिकल कहते हैं इसे। ग्राफियन फॉलिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है पार्ट इसका, ये ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है मैच्योर फॉलिकल। तो जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि ये टर्शरी फॉलिकल था, ये हमारा और भी ज़्यादा ग्रो करेगा, तो ये हमारा और भी ज़्यादा ग्रो करके इसने मैच्योर फॉलिकल बनाया, ये मैच्योर फॉलिकल बना और क्या बन गया, ये ग्राफियन फॉलिकल बन गया, ग्राफियन फॉलिकल। तो ये इतना ग्रो करता रहा, आप देख सकते हैं इसकी कितनी ज़्यादा लेयरिंग हुई है कि ये ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल अब बना है। तो ग्राफियन फॉलिकल बना। द सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा सराउंडिंग इट। तो जो हमारी ये प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हुई थी, इसके चारों तरफ एक और लेयर आ जाती है। यहाँ पे हम इसे मार्क कर लेते हैं कि एक और लेयरिंग आ गई इसके चारों तरफ। क्या होती है ये, इसे कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। तो ये हमारी एक और लेयरिंग है, इसको कहते हैं जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। और ये प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल हमारा ग्रो कर रहा है, सेकेंडरी बना और बन रहा, ये टर्शरी बन गया। इसके अंदर ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम है। फिर इसके अंदर हमारा क्या हुआ, मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया और ये हमारे ग्राफियन, इसके अंदर सेकेंडरी oocyte फॉर्म हो गया और ये टर्शरी फॉलिकल हमारा मैच्योर हो गया, ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म हो गया और फिर ये रप्चर हो गया और ओवम रिलीज आउट हो गया। अब ये जो कॉर्पस लूटियम है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये कॉर्पस लूटियम क्या होता है, ये जो पूरी हमारी ओवरी है इसके अंदर ये ब्लड वेसल्स आ रही हैं हमारी। नेक्स्ट इसमें देखते हैं ये क्या है, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो ये सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस है। इसमें क्या है, ये हमारे स्पर्मेटोगोनिया है। प्यूबर्टी के टाइम इसने माइटोसिस किया ताकि इसका नंबर बढ़ जाए, फिर नंबर बढ़ गया, ये हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आ गई हमारे पास। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है इसने फर्स्ट मियोटिक डिवीजन किया, फिर फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट होते ही हमारे पास 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आ गई। ये 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फर्दर मियोसिस 2 कंप्लीट करेंगे और हमें 4 सेल्स मिलेंगी। ये 4 सेल्स जो होंगे स्पर्मेटिड्स होंगे, डिफ्रेंसिएशन होगा, स्पर्मेटिड्स टू स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होंगे। ये क्या होता है हमारा, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं इस प्रोसेस को। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद फिर हमारा स्पर्मिएशन होता है, रिलीज आउट हो जाती है। क्रोमोसोम नंबर इसमें देखिए, यहाँ पे इस टाइम 46 होता है, 23 होता है, 23 होता है, लास्ट में हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होती हैं। अब ये हमारा देखते हैं oogenesis का प्रोसेस देखते हैं। फीटल लाइफ, सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें क्या आ गया, ये प्यूबर्टी के टाइम शुरू होता है, ये हमारा फीटल लाइफ में ही शुरू हो जाता है। तो इसमें ये फीटल लाइफ में हमारी oogonia है। माइटोसिस डिफरेंशिएशन बढ़ती है, ये प्राइमरी और फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म करती है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट प्रायर टू ये यहाँ पे चाइल्ड बर्थ, चाइल्डहुड और प्यूबर्टी ये हमारे अरेस्टेड रहते हैं ना इस पे। फिर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हमारा कंप्लीट होता है प्रायर टू ओव्यूलेशन। इसमें फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म होगी टाइनी, सेकंड oocyte फॉर्म होगा प्राइमरी oocyte से जो कि रिटेन कर लेगा बल्क न्यूट्रिएंट का। फिर हमारे ये सेकेंडरी oocyte से हमारा क्या होगा, मियोसिस पूरा होगा और ये सेकेंड पोलर बॉडी अलग हो जाएगी और ओवम निकल के बाहर आ जाएगा। ये एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ में होता है, ये फीटल लाइफ में होता है और ये हमारा ओवम निकल के आ गया। तो यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स थे, यहाँ 23 थे, यहाँ भी 23 थे। तो हमारे जो गैमेट्स फॉर्म हुए उनमें तो सेम ही है, हैप्लॉइड है, बट इनमें डिफरेंसेस यही है कि ये प्यूबर्टी पे शुरू होता है, ये फीटल लाइफ में शुरू होता है। जो साइकिल्स होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक होती है ऑयस्ट्रस साइकिल, एक होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो ऑयस्ट्रस साइकिल होती है वो नॉन प्राइमेट्स में होती है, मतलब वो जैसे शीप्स, रैबिट्स और इन सब में होती है, डॉग्स वगैरह में। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है ये हमारे प्राइमेट्स में होती है। प्राइमेट्स क्या होते हैं, मंकी, एप्स, ह्यूमन बींग्स वगैरह, इन सब में हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारी फीमेल प्राइमेट्स में होती है, रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है ये। मेंस्ट्रुएशन जब हमारी शुरू होती है उसको हम कहते हैं मेनार्क। प्यूबर्टी के टाइम शुरू होती है, इसको हम कहते हैं मेनार्क, इसे मार्क कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जब खत्म होती है उसे हम कहते हैं मेनोपॉज। ये इसमें दिया नहीं है, इसमें दिया नहीं है, बट जब हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होती है उसको हम कहते हैं मेनोपॉज। ये हमारी अराउंड 50 ईयर्स पे खत्म होती है। ये इन्होंने बताया है कि इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ 28 to 29 डेज। तो एवरेज 1 महीने के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होती है।
and the cycle of events starting from one menstruation till the next one is called menstrual cycle. तो एक menstruation से लेके मतलब एक बार जो blood shed होता है उसके बाद लेके next blood जो shed होता है उसके बीच के process cycle को हम period को कहते हैं menstrual cycle. तो one ovum is released, ovulation, ovum को release को कहते हैं ovulation during the middle of each menstrual cycle. तो हर menstrual cycle के middle में release होता है हमारा ovum. क्यों होता है मिडल में रिलीज? ताकि उसे डेवलपमेंट उसका टाइम मिल जाए फर्टिलाइज होने का, इसीलिए रिलीज होता है मिडल में. नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि जो मेजर इवेंट्स होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के वो हमारे इस डायग्राम में शो हुए हुए हैं इस फिगर में, बट अभी हम इसे पढ़ लेते हैं फिर इसको देखेंगे अच्छे से ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए इसमें क्या हो रहा है. तो सबसे पहला हम फेज यहाँ पे मार्क कर लेते हैं. इन्होंने बोला है मेंस्ट्रुअल फेज जो कि हमारा शुरू होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ, और कब इसका एवरेज कितना होता है, ये 3 to 5 डेज लास्ट करता है. और सिंस यहाँ पे हमारा मेंस्ट्रुअल फ्लो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रही है तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारा 1 to 5 डेज का एवरेज होता है, तो हम इसे लिख लेते हैं डे 1 to 5. फिर नेक्स्ट हमारा क्या होता है, नेक्स्ट इन्होंने इसमें बताया है कि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो हमारा क्यों होता है, वो हमारा होता है ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लेयर, मतलब अंदर वाली हमारी 3 लेयर पड़ी थी ना अपनी यूट्रस की, पेरीमीट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम. जो एंडोमेट्रियम है वो हमारी ग्लैंडुलर लेयर थी, ग्लैंड्स वाले होती थी, तो उसकी जब ब्रेक डाउन होती है यूट्रस में तो फिर उसको हम उसकी वजह से बाहर वो निकल के आता है. तो ये इसकी ब्रेक डाउन हुआ यूट्रस में, इसकी ब्लड वेसल्स जो हमारी फॉर्म हुई थी विच फॉर्म्स लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू वजाइना, तो ये ब्लड के थ्रू ब्लड की फॉर्म में बाहर निकल के आता है. मेंस्ट्रुएशन एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिर्फ तब होता है जब हमारा ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो फिर मेंस्ट्रुएशन होगा. अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये एक इंडिकेशन हो सकती है प्रेगनेंसी की. हाउएवर इट मे बी ऑल्सो ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग कॉजेज सच एज स्ट्रेस, पुअर हेल्थ वगैरह. तो अगर आपके मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही है सही टाइम पे, इवन दो यू हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन एनी कोइटस, इंटरकोर्स नहीं हुआ है एंड स्टिल आपकी मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही है, तो दैट मीन्स आपको स्ट्रेस या फिर पुअर हेल्थ या फिर और कोई अंडरलाइंग कॉज हो सकता है एंड यू शुड गो टू अ डॉक्टर फॉर दैट. मेंस्ट्रुएशन फेज, मेंस्ट्रुअल फेज हमारा फॉलो होता है फॉलिकुलर फेज से, तो इसके बाद हमारा होता है फॉलिकुलर फेज. फॉलिकुलर फेज का एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज. यहाँ पे इन्होंने बताया इस डायग्राम में प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं इसे. इसका हम मार्क कर लेते हैं सबसे पहले कि मेंस्ट्रुअल फेज के बाद आता है हमारा फॉलिकुलर फेज. फॉलिकुलर फेज हमारा लास्ट करता है डे 6 to day 13, तो ये भी लिख लेते हैं डे 6 to 13. डे 6 to 13 ये एवरेज होता है सारा, ये ऐसे नहीं है कट इन स्टोन नहीं है कि सबका यही होगा. तो इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल्स, जो हमारे प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं ओवरी में, वो ग्रो करके बिकम ग्राफियन फॉलिकल. जो हमने पीछे पढ़ा था ना अभी oogenesis में होता है प्राइमरी फॉलिकल, क्या था, प्राइमरी फॉलिकल होता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, फिर वो बनता है टर्शरी फॉलिकल, फिर वो बनता है ग्राफियन फॉलिकल. तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है ये हमारा फॉलिकुलर फेज में होता है. तो इसमें हमारा ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म हुआ और साइमल्टेनियसली जो एंडोमेट्रियम होती है वो यूट्रस की रीजनरेट होती है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल फेज में तो ब्रेक डाउन हो गई थी तो वो रीजनरेट होती है प्रोलिफरेशन के थ्रू, तो इसलिए इसे हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज. फिर ये चेंजेस जो होते हैं हमारे ओवरी में और यूटरस में इंड्यूस होते हैं. किसकी वजह से इंड्यूस होते हैं, हमारे चेंज आता है लेवल्स ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स. तो हमारे हार्मोन्स जो पिट्यूटरी के होते हैं या फिर ओवेरियन हार्मोन्स होते हैं इनके सिक्रीशंस में इंक्रीज आता है. इसकी वजह से हमारे जो ये चेंजेस आते हैं इस वजह से आते हैं द सिक्रीशंस ऑफ गोनाडोट्रोफिन. गोनाडोट्रोफिन हमने पढ़ा था ना मेल्स में भी क्या था, LH होते हैं, फिर सोचे होते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फिर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनका. फिर क्या होता है ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज जो हमारे फॉलिकल्स ग्रो हो रहे होते हैं ना, कि जो हमारे ये टर्शरी फॉलिकल्स वगैरह हो रहे होते हैं ये इनसे भी रिलीज करवाता है ये क्या कहते हैं ईस्ट्रोजन हमारा वही होता है, फीमेल हार्मोन होता है. फिर नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया कि बोथ LH एंड FH अटेन पीक लेवल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है. ये हमारे जो
LH और FSH हैं, इनकी ना पीक आती है, कब आती है इनकी पीक आती है अराउंड 14th डे। जो 14th डे होता है वो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल का मिडल का होता है, बिल्कुल मिडल का डे होता है। ये सब में डिफर करता है थोड़ा थोड़ा, बट एवरेज इज 14 डे। तो इसकी रैपिड, उसमें क्या होता है, रैपिड सिक्रीशन होती है हमारी LH की। जो LH है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, इसकी सिक्रीशन होती है एकदम से, बहुत सारी एकदम से होती है, लीडिंग टू मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड LH सर्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, LH सर्ज पे क्वेश्चन आता है। और ये जो LH सर्ज हुआ एकदम से बहुत ज़्यादा LH ग्रो वो आ जाता है, तो इसकी वजह से हमारा जो ग्राफियन फॉलिकल था, हमारा मैच्योर फॉलिकल, ये रप्चर हो जाता है और हमारा ओवम रिलीज आउट हो जाता है। ओवम रिलीज आउट हुआ, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। तो LH सर्ज लीड्स टू ओव्यूलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओव्यूलेशन हमारी LH सर्ज की वजह से होती है। द ओव्यूलेशन, ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय ल्यूटियल फेज। ये हमारी इसमें ओव्यूलेशन हो गई, इसे हम ओव्यूलेटरी फेज भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज को हम एक और नेम से कहते हैं। ल्यूटियल फेज को हम कह सकते हैं सिक्रीटरी फेज भी कह सकते हैं। यहाँ भी बताया होगा, ये देखिए यहाँ पे सिक्रीटरी फेज बताया ना, तो इसे हम सिक्रीटरी फेज भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है ल्यूटियल फेज में, अब देखते हैं क्या होता है। ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज द कॉर्पस ल्यूटियम। यहाँ पे हमारा ओव्यूलेशन हुआ और फिर इसके बाद क्या होगा, जो ल्यूटियल फेज होता है इसमें जो हमारा ओव्यूलेशन के बाद थोड़ा बहुत ग्राफियन फॉलिकल बचता है, इसका ट्रांसफॉर्म हो जाता है ये कॉर्पस ल्यूटियम में। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम हमारा सिक्रीट करता है लार्ज अमाउंट्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये हार्मोन हमारा एसेंशियल होता है मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। तो अगर हमारी एंडोमेट्रियम मेंटेन होगी तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम मेंटेन होगी तो हमारे इम्प्लांटेशन जो होती है, जो हमारा ये अगर जाइगोट फॉर्मेशन होगा तो वो हमारा यूट्रस की वॉल में इम्प्लांट हो जाएगा, उससे अटैच हो जाएगा और इस वजह से हमारी प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाएगी। तो अगर ये कॉर्पस लूटियम जो है ये नहीं होगा और ये प्रोजेस्टेरॉन नहीं रिलीज करेगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रोजेस्टेरॉन का अगर वो कम है तो प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हो पाएगी। सो ये कॉर्पस लूटियम हमारा प्रेगनेंसी मेंटेन करने में एसेंशियल होता है, एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन और फिर प्रेगनेंसी के लिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। सिंस हमारे प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है कि जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाती है और मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन है वो हमारे एंडोमेट्रियम को मेंटेन करे रखता है, जिसकी वजह से हमारी प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है। तो इस वजह से मेंस्ट्रुएशन के सारे वो स्टॉप हो जाते हैं। मेंस्ट्रुएशन होती क्या है, जो हमारी एंडोमेट्रियम है वो ब्रेक डाउन होती है ना, तो वो स्टॉप हो जाती है प्रेगनेंसी के टाइम। इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस लूटियम डिजेनरेट्स। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो जो कॉर्पस लूटियम है वो डिजेनरेट हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन को ही के बाद जो प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए कॉर्पस लूटियम जरूरी होता है। अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ है तो कॉर्पस लूटियम वो किसी काम का नहीं है, कि हमें कुछ मेंटेन ही नहीं करना है, तो फिर वो भी शेड हो जाता है। दिस कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। क्योंकि डिसइंटीग्रेशन क्यों होता है, क्योंकि ये कॉर्पस लूटियम नहीं बचा, ये प्रोजेस्टेरॉन नहीं रिलीज कर रहा, तो एंडोमेट्रियम हमारी शेड हो जाती है, लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन मार्किंग अ न्यू साइकिल। क्योंकि हमारी जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है ये हमारा न्यू साइकिल स्टार्ट होता है इस टाइम से। तो अगर आपसे पूछे कि मेंस्ट्रुअल फेज का हमारे स्टार्टिंग कब होती है, तो उसको आपको हमेशा ये बोलना है कि जब मेंस्ट्रुएशन शुरू होती है, दैट मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये लिख लेते हैं कि इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस लूटियम डिजेनरेट्स। अब ये मेनोपॉज का मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, इन्होंने यहाँ पे दिया है कि ह्यूमन बींग्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज होती है 50 ईयर्स के आसपास, उसे हम मेनोपॉज कहते हैं। तो इसको भी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेते हैं। 50 ईयर्स में ये हमारे 50 ईयर्स के आसपास हो जाती है और इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाती है। तो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज। तो साइकिल की जो मेंस्ट्रुएशन होती है ये इंडिकेटर होती है नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज की, कि अगर नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से इसमें मेंस्ट्रुएशन में एकदम से इफेक्ट आएगा। और अगर इसमें कुछ वो है, स्टार्टिंग में जब प्यूबर्टी के टाइम मेंस्ट्रुएशन नई स्टार्ट होती है तो इसमें कुछ सालों तक या कुछ महीनों तक ये इरेगुलरिटी होती है, बट आफ्टर सम टाइम इसमें रेगुलरिटी मेंटेन हो जाती है, फिर ये मेनोपॉज तक रेगुलरिटी मेंटेन रहती है।
तो इसका हम ये डायग्राम देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम। इस पे क्वेश्चन भी आता है, इसका लेबलिंग का भी आ सकता है, इससे आपको पूछ भी सकते हैं, क्या है ड्रॉ करने का भी पूछ सकते हैं। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। इसमें हम चार चीज़ें दी हुई है इन्होंने, ये हम देखते हैं क्या है। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस इवेंट्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसमें क्या बोला है इन्होंने, सबसे पहले पिट्यूटरी हार्मोन्स। तो पिट्यूटरी से हमारे गोनाडोट्रोफिन्स रिलीज होते हैं। तो गोनाडोट्रोफिन्स रिलीज हुए, ये हमारा FSH है, ये हमारा LH है। तो स्टार्टिंग में FSH की वैल्यू हल्की सी ज़्यादा होती है, इसकी सिक्रीशन LH की होती है, फिर FSH धीरे धीरे कम होता जाता है, LH थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है, और फिर एकदम ये आप देखेंगे यहाँ पे ये पीक आ रही है। क्यों आ रही है? बिकॉज ये 14th डे है। 14th डे पे पढ़ा था ना हमने, LH सर्ज होता है, तो एकदम से LH एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ा यहाँ पे हमारा, और आप देखेंगे कोइंसाइड करेगा विद ओव्यूलेशन। तो यहाँ ओव्यूलेशन साथ में होगा, FSH भी बढ़ता है, और फिर एकदम से इसकी वैल्यू कम हो जाती है, ख़त्म नहीं होती है, बस कम होती है, एंड ऐसे चलता है ये आगे। देन वी हैव ओवेरियन इवेंट्स। इसमें हमारा प्राइमरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल है, टर्शरी फॉलिकल, ये हमारा टर्शरी फॉलिकल है, फिर मैच्योर मतलब ग्राफियन फॉलिकल है, और फिर LH सर्च जैसे ही होगा ओव्यूलेशन हो जाएगी, और जो हमारा बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम हमारा अगर ये मेंटेन तब रहेगा अगर प्रेगनेंसी होती है, बट सिंस हम ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस हो रहा है, मतलब खत्म हो रहा है। फिर हमारे ओवेरियन हार्मोन्स आते हैं, ये एस्ट्रोजेंस हैं, ये प्रोजेस्टेरॉन्स हैं। यहाँ पे एस्ट्रोजेंस की वैल्यू क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जो हमारे मैच्योर फॉलिकल्स हैं ये हमारे एस्ट्रोजेंस को रिलीज करते हैं। यहाँ पे फिर ये जाते हैं, हमारे एस्ट्रोजेंस की वैल्यू कम होती है, प्रोजेस्टेरॉन की बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि कॉर्पस लूटियम हमने पढ़ा था, ये हमारे एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। किस हार्मोन की हेल्प से? प्रोजेस्टेरॉन की हेल्प से। प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, प्रेगनेंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है, तो यहाँ पे ये बढ़ जाती है। अगर यहाँ पे हमारे ये मेंटेन रहता, फर्टिलाइजेशन हुई होती, तो प्रोजेस्टेरॉन की वैल्यू ऐसे स्ट्रेट जा रही होती, ये बढ़ी रहती, तो ये ऐसे हो जाता है। नेक्स्ट हमारे आ जाती है यूट्रीन इवेंट्स। यूट्रीन इवेंट्स में हमारे सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन, ये मेंसेस हैं, ये 1 to 5 डेज तक मेंटेन रहेगी। देन वी हैव फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफरेटिव फेज, जो कि हमारा 6 to 13 डे तक चलता है, तो ये यहाँ से 6 to 13 डे, और फिर 14th डे पे हमारी ओव्यूलेशन होती है, और फिर उसके बाद क्या होता है, लूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज चलता है, जो कि हमारा होता है 15 to 28th डे या 29th डे तक चलता है, और फिर फर्स्ट डे से नेक्स्ट साइकिल बिगिन हो जाती है। ये पूरा जो प्रोसेस है ये हमारा बहुत ज़्यादा व्हाट डू यू कॉल दैट आइडियल प्रोसेस है ये, कि 1 to 5 डे, 6 to 13 डे, फिर 14 डे, ये बहुत आइडियल प्रोसेस है। सब में मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल में इतना ज़्यादा एग्जैक्ट नहीं होता है, एंड इट डिफर्स, थोड़ा सा बढ़ जाता है, कम हो जाता है, बट एग्जैक्ट बहुत कम लोगों में होता है, एंड इट इज़ एवरेज। ये ज़रूरी नहीं है कि सब में ऐसा एग्जैक्ट हो। तो ये हमारा मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस पूरा हो गया। यहाँ पे इन्होंने हमें दिया है एक बॉक्स दिया हुआ है, ये पढ़ लेते क्या है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन। तो मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक बाथ एंड क्लीन योरसेल्फ रेगुलरली, यूज सैनिटरी नैपकिन्स और क्लीन होममेड पैड्स। मतलब उस टाइम आप अच्छे से बाथ लीजिए, क्लीन रखिए अपने आप को, सैनिटरी नैपकिन यूज़ करिए, या फिर क्लीन करना चाहिए 4 to 5 आवर्स एज पर रिक्वायरमेंट। अगर बहुत ज़्यादा फ्लो है आपका मेंसेस का, तो फिर आप उसे जल्दी भी कर सकते हैं या कर सकते हैं। यूज़ होने के बाद आपको अपना सैनिटरी नैपकिन डिस्पोज करके विद यूज्ड पेपर ऐसे ही नहीं फेंकना है आपको टॉयलेट वगैरह में या ओपन एरिया में, और भी ज़्यादा डिजीजेज या और लोगों में हो सकती है। आफ्टर आप अपने नैपकिन को हैंडल करें, तो उसके बाद आपको अपने हैंड सोप्स और वाटर से अच्छे से वॉश करने। ये आपकी मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, इसे मेंटेन करके रखना चाहिए। तो अब हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के बारे में। तो इसमें इन्होंने बोला है कि ड्यूरिंग कॉपुलेशन या फिर कोइटिस, मतलब इंटरकोर्स के टाइम जो सीमेन होता है वो पीनस से रिलीज होता है और वजाइना में जाता है, तो मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव जेनाइटल ट्रैक्ट में जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंसेमिनेशन। सो जो सीमेन होता है वो जब पीनस से वजाइना तक जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंसेमिनेशन। फिर क्या होता है, हमारा जो स्पर्म होता है मेल गैमीट, वो मोटाइल होता है ह्यूमन बींग्स में, तो वो रैपिडली स्विम करता जाता है और वो सर्विक्स को पास करके यूटेरस में एंटर हो जाता है। और यूटेरस में एंटर होने के बाद क्या होता है, वो एम्पुलरी रीजन में जाता है फेलोपियन ट्यूब के। तो आपको याद होगा, हमने अभी पहले पढ़ा था कि जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, ऐसा होता है। ये इसका एंड पे ये क्या कहते हैं, फनल शेप्ड होता है ओवरी के पास से। तो ये इसका इस्थमस है,
ये एम्पुलरी रीजन है और ये इसका इन्फंडिबुलम है, ये फिम्ब्रे हैं इसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो ये जो एम्पुलरी रीजन है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ओवम आता है, स्पर्म यहाँ तक आता है, रीच करता है, ओवम भी यहाँ पे आता है ओवरी से, और यहाँ पे स्पर्म प्लस ओवम मिक्स हो जाते हैं, मतलब इनका फ्यूजन हो जाता है और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। क्योंकि आपको पता होगा फर्टिलाइजेशन इज नथिंग बट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। तो ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है यहाँ पे। तो इसको मार्क कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे होता है, एम्पुलरी रीजन में होता है और इसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इन्होंने एक चीज़ बोली है ध्यान रखने की कि सिर्फ तब हो सकता है जब ओवम और स्पर्म ट्रांसपोर्ट हो यहाँ पे एम्पुलरी रीजन में साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। तो अगर स्पर्म प्रेजेंट है और ओवम प्रेजेंट नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ऑफ कोर्स ये तो बात वो है, गिवन है कि ये तो ऐसा होगा ही कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इन्होंने ये रीज़न दिया है कि जब कॉपुलेशन करते हैं, मतलब इंटरकोर्स करते हैं, पर प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। फिर आगे इन्होंने बताया है कि द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये तो हमने यहाँ पे देख ही लिया। तो प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या बोला है इन्होंने, ज्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जो स्पर्म होता है वो हमारा कॉन्टैक्ट में आता है जोना पेल्यूसिडा के। ये जोना पेल्यूसिडा लेयर किसकी होती है, हमारे ओवम के चारों तरफ होती है। इन्होंने यहाँ पे दिखाया ये ओवम है, इसके चारों तरफ ये जोना पेल्यूसिडा लेयर है। तो जब स्पर्म इसके कांटेक्ट में आता है वो क्या करता है, वो इस लेयर में कुछ चेंजेस इंड्यूस कर देता है, मतलब इस लेयर में कुछ चेंजेस बना देता है जिसकी वजह से वो और एडिशनल स्पर्म की एंट्री रोक देते हैं। तो जो हमारा ओवम है उसमें हमेशा सिर्फ एक ही स्पर्म की एंट्री होती है। वो क्यों होती है, अगर क्वेश्चन आए तो वो ये होती है, इस वजह से होती है क्योंकि जो फर्स्ट स्पर्म उसके कॉन्टैक्ट में आता है वो उस लेयर में कुछ ऐसे चेंजेस अकर करवा देता है जिसकी वजह से वो लेयर और स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देती है। कौन सी लेयर, जोना पेल्यूसिडा, जो कि हमारी ओवम के चारों तरफ होती है। और हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा स्पर्म होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके हेड के अंदर एक इलोंगेटेड हेप्लॉइड न्यूक्लियस होता है और उसके हेड पे यहाँ पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एक्रोजोम भी कहते हैं। और एक्रोजोम के अंदर कुछ वो होते हैं एंजाइम्स जो कि उसे हेल्प करते हैं स्पर्म को एंटर करने में ओवम के अंदर, साइटोप्लाज्म, ओवम के साइटोप्लाज्म में, किसके थ्रू, जोना पेल्यूसिडा, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ओवम के चारों तरफ, वो उनको क्रॉस करके ओवम में एंटर कर पाए, वो किसकी हेल्प से कर पाता है, एक्रोजोम की सिक्रीशन से कर पाता है। एक्रोजोम हमारे उस पर आगे कैप लाइक स्ट्रक्चर था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि उसकी सिक्रीशंस उसे हेल्प करती है इन्हें क्रॉस करने में। आगे क्या बोला है इन्होंने, जो उसकी फिर एंट्री हो जाती है, इसको इन्होंने बोला है कि इस एंट्री होने के बाद ये इंड्यूस करती है कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन सेकेंडरी oocyte का। क्योंकि जो हमारा प्राइमरी oocyte था उसने मियोसिस 1 कंप्लीट करके सेकेंडरी oocyte फॉर्म किया था और फिर इस सेकेंडरी oocyte भी फॉर्म किया था और इसके साथ एक फर्स्ट पोलर बॉडी नहीं है, पर ये oocyte इंपॉर्टेंट है। ये सेकेंडरी oocyte फिर जब इसमें जैसे ही हमारा ओवम में स्पर्म एंटर होता है, ये सेकेंडरी oocyte अपना सेकेंड मियोसिस कंप्लीट करता है और क्या फॉर्म करता है, सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म करता है, स्मॉल पोलर बॉडी, और हेप्लॉइड ओवम हमारा ऊट्रिड फॉर्म करता है, इसे हम ऊट्रिड भी कहते हैं। तो ये मार्क कर लेते हैं, ये सेकंड पोलर बॉडी और हेप्लॉइड ऊट्रिड फॉर्म करता है, सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है और ये भी फर्स्ट की तरह अनइक्वल होता है जिसमें हमारा फर्स्ट स्मॉल पोलर बॉडी फॉर्म हुई थी और सेकेंडरी oocyte फॉर्म हुआ था जिसमें मास ऑफ द साइटोप्लाज्म जो था उसका मास ऑफ न्यूट्रिएंट सेकेंडरी oocyte ने रिटेन किया था। इसमें भी क्या होता है, मास ऑफ द सेकेंडरी oocyte इसके न्यूट्रिएंट का मास हेप्लॉइड ओवम रिटेन करता है। Soon the haploid nucleus of the sperm and that of the ovum fuse। अब sperm तो उसमें एंटर कर गया है, अब जैसे ही इसका ये कंप्लीट होता है, क्या कहते हैं, सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है, तो इसका स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम फ्यूज कर जाते हैं आपस में और डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म करते हैं। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल देयर बी इन द जाइगोट, जाइगोट हमारा डिप्लॉइड है तो इसमें ऑफ कोर्स 46 क्रोमोसोम्स होंगे, ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और हमारा जाइगोट यूनिवर्सल रूल है, हमेशा डिप्लॉइड होता है, गैमीट्स हमेशा हेप्लॉइड होते हैं। तो अगर हमारे 2n है गैमीट्स मिले हैं तो ऑफ कोर्स 2n हमारा जाइगोट फॉर्म होगा। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया है, वन हैज़ टू, एक बार इसे मार्क कर लेते हैं पहले, डिप्लॉइड जाइगोट। फिर नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया है, वन हैज़ टू रिमेंबर दैट द सेक्स ऑफ द बेबी हैज़ बीन डिसाइडेड एट दिस स्टेज। तो मतलब जैसे ही हमारा फ्यूजन होता है गैमीट्स का, सेक्स ऑफ द बेबी मतलब उसका जेंडर जो होगा वो पहले ही डिसाइड हो चुका होता है। कैसे होता है ये, कैसे होता है इसका डिसीजन, तो ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ये बहुत कॉमन चीज़ है जो हमने पढ़ी है
कि जो हमारा क्रोमोसोम पैटर्न होता है फीमेल्स में XX होता है और मेल्स में XY होता है। ये आपको पता होगा, XX जो होते हैं, एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो थोड़ा लॉन्ग होता है और वाई क्रोमोसोम उसके कंपैरिजन में शॉर्ट होता है। जो हमारे गैम इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे जितने भी ओवम प्रोड्यूस होंगे, सिंस वो हमारे फीमेल के में उसमें प्रोड्यूस होते हैं तो हमेशा XX ही प्रोड्यूस होंगे। बट जो हमारे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, सिंस उनके पास X भी प्रेजेंट है, Y भी प्रेजेंट है, तो X भी हो सकता है और Y भी हो सकता है। तो अगर हमारा जैसे 4 स्पर्म प्रोड्यूस हुए हैं उसके बाद, मियोसिस के बाद, प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये Y है, ये X है, ये Y है, ये X है, कैसे भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। और जो स्पर्म हमारा ओवम को फर्टिलाइज करेगा, वो ओवम तो हमारा हमेशा X ही होगा। तो अगर स्पर्म Y है और वो फर्टिलाइज कर रहा है तो हमारा बेबी जो प्रोड्यूस है होगा वो मेल होगा, क्योंकि XY उसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अगर स्पर्म जो आया है उसका X है उसके पास, ओवम तो हमेशा X ही होगा, तो जो हमारा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी वो फीमेल होगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो हमारे ह्यूमंस में होता है इसमें हमारे मेल हेट्रोगैमेटी है, तो इसका मतलब जो जेंडर बेबी का डिसाइड हो रहा है वो मेल्स करते हैं, फादर डिसाइड करता है जेंडर। डिसीजन मतलब वो उसके ऐसा तो नहीं होता कि हाथ में होता है कि भाई हम डिसाइड कर रहे हैं, वो तो चांस होता है, चांस फैक्टर होता है उसमें, 100% की कुछ भी हो सकता है। बट अगर वैसे देखा जाए कि किस साइड से आता है डिसीजन जेंडर का बेबी के, तो वो मेल की साइड से आता है, फीमेल के साइड से नहीं आता, क्योंकि फीमेल्स के पास सिर्फ XX होते हैं, मेल के पास XY होते हैं। ऑलराइट, ये इन्होंने यहाँ पे बताया है डिटर्मिनेशन जेंडर का। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं, क्या बताया इन्होंने, क्या बोला है इन्होंने कि जो हमारा उसका बोला है कि जो हमारा जाइगोट फॉर्म हुआ है, ये हमारा एम्प्यूलरी रीजन में फॉर्म हुआ था। किस तरह होती है फेलोपियन डक्ट, इसको दिखाती हूँ मैं आपको, जो ये डायग्राम है इसके थ्रू बताती हूँ। ये इनफंडिबुलम है, ये एम्प्यूला है, ये इस्थमस है। तो यहाँ पे अगर ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है बी, ये है ना बी, तो ये बी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा वो हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रही है। तो ये फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट फॉर्म हो गया, ये जाइगोट है, ये जाइगोट फॉर्म हो गया। अब जाइगोट फॉर्म हो गया तो अब क्या होगा, ये जाइगोट फॉर्म हो गया तो अब ये इस्थमस, ये वाला रीजन होता है, ये इसके थ्रू निकलता हुआ हमारे यूट्रस में जाएगा और यहाँ पे हमारे माइटोटिक डिवीजन होंगे। माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस हो रहा है, इक्वेशन डिवीजन। तो हमारा जाइगोट, अगर जाइगोट हमारा डिप्लॉइड फॉर्म हुआ था, 2N फॉर्म हुआ था, तो अब आगे जितनी भी सेल्स होंगी वो 2N फॉर्म होंगी, डिप्लॉइड फॉर्म होंगी। तो अब हमारा यहाँ पे वो हो रहा है माइटोटिक डिवीजन, और इस माइटोटिक डिवीजन को क्या कहते हैं, हम इसे क्लीवेज डिवीजन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसे क्लीवेज डिवीजन कहते हैं। तो ये यहाँ से निकलता हुआ हमारे टुवर्ड्स द यूट्रस जा रहा है। कैसे होता है, माइटोसिस है तो माइटोसिस में ऑफ कोर्स 1 से 2 होंगे, फिर ये जो हमारा है ये 2 फॉर्म करेगा, तो ऐसे माइटोसिस होता जाएगा। तो ये 2 हुए, फिर ये 4 हो गए, फिर ये 8 हो गए, फिर ये 16 हो गए। तो इसको डॉटर सेल्स को हम कहते हैं ब्लास्टोमर्स। तो ये जो हमारे 2, 4, 8, 16 सेल्स फॉर्म हो रही हैं, इसको हम कहते हैं ब्लास्टोमर्स। और जो हमारे ये M8-16 होता है, इसको हम कहते हैं मॉड्यूला। इन ब्लास्टोमर्स को मॉड्यूला हम क्यों कहते हैं, क्योंकि मॉड्यूला का मीनिंग होता है लिटिल बेरी। लिटिल बेरी इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ये 8 और 16 वाला होता है, ये रिजेंबल करता है एक बेरी के स्ट्रक्चर को। तो ये इसको हम कहते हैं मॉड्यूला। ये इंपॉर्टेंट है, ये इसके क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा होता है, मॉड्यूला कहते हैं। होता है वो आगे करता है और ट्रांस है ब्लास्टोसिस्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया, ब्लास्टोसिस्ट बन गया। अब ब्लास्टोसिस्ट हमारा एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूट्रस, जैसे जैसे यूट्रस की तरफ जाता है ब्लास्टोसिस्ट, तो जो ब्लास्टोमर्स और जाता है एक सेल का जो उसके अंदर एट्रोफोब्लास्ट, उसे हम इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह नजर आता है। मैं देखो आपको बताती हूँ, ये हमारा क्या है, सबसे पहले से मार्क कर लेते हैं। ये हमारा ब्लास्टोसिस्ट हमारा अरेंज हो गया, आउटर लेयर हमारी ट्रोफोब्लास्ट की है, इसमें ऐसे ऐसे डिविजन्स होते हैं, मतलब ये ऐसे ऐसे सेल्स अरेंज्ड होती हैं इसमें ट्रोफोब्लास्ट में। और फिर इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारी इनर मास सेल्स जो होती हैं, इसके अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच्ड होती है, तो वो कुछ इस तरह अटैच हो जाती है, ऐसे दिखती है कुछ स्ट्रक्चर उसका। ये न्यूक्लियस है इसके, ये इसके अंदर भी न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, ये हमारा वो है बाहर का। तो ये इसे पूरे को हम क्या कहते हैं, इसे पूरे को तो हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, बट ये बाहर का जो है ये ट्रोफोब्लास्ट है, ये अंदर का जो है ये इनर मास सेल्स हैं। तो ये क्या है, ये है हमारा ब्लास्टोसिस्ट, ये ब्लास्टोसिस्ट है।
फिर इन्होंने क्या बोला है कि जो ट्रोफोब्लास्ट होती है लेयर, बाहर की आउटर लेयर होती है, वो हमारी एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाती है। एंडोमेट्रियम हमें आपको याद होगा जो हमारा यूट्रस है वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड होता है, आउटर मोस्ट पेरीमीट्रियम, मिडल मायोमेट्रियम, इनर एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम हमारी ग्लैंडुलर लेयर होती है, ग्लैंड वाली लेयर। ग्लैंडुलर लेयर हमारी एंडोमेट्रियम अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो मतलब ये जो एंडोमेट्रियम है ये ब्रेक डाउन हो जाती है और मेंसेस होती हैं। बट सिंस हमारे यहाँ फर्टिलाइजेशन हो चुकी है तो जो ये बाहर की आउटर ट्रोफोब्लास्ट लेयर है ब्लास्टोसिस्ट की, ये हमारी एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, जो इनर मास सेल्स हैं वो हमारे रैपिडली डिफ्रेंशिएट करेंगे और फॉर्म करेंगे एम्ब्रियो। तो अगर पूछे कि एम्ब्रियो किससे फॉर्म होता है, तो एम्ब्रियो हमारा इनर मास सेल से फॉर्म होता है। ये इनर मास सेल्स हैं, ये डिवाइड करेंगी, आगे डिफ्रेंशिएट करेंगी और एम्ब्रियो फॉर्म करेंगे। अब आगे इन्होंने बोला है कि आफ्टर अटैचमेंट द यूटेरिन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोला है इन्होंने कि जब हमारा ये यूट्रिन वो हो जाता है, अटैच हो जाता है ये ट्रोफोब्लास्ट हमारा, जैसे सपोज ये यूट्रस की वॉल से अटैच हो गया, तो यूट्रस की जो सेल्स इससे अटैच हुई हैं ये क्या करती हैं, ये रैपिडली हमारी इसको कवर कर लेती हैं ब्लास्टोसिस्ट को। एज अ रिजल्ट जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है ये इसके अंदर एम्बेड हो जाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, और इस इम्प्लांटेशन की वजह से प्रेगनेंसी होती है। तो ये पूरा ब्लास्टोसिस्ट हमारा यूट्रिन वॉल के अंदर एम्बेड हो जाता है। ये इन्होंने यहाँ पे भी दिखाया है, ये देखिए यहाँ पे भी दिखाया है। ये मॉर्यूला हो गया हमारे लिटिल बेरी, ये ब्लास्टोसिस्ट है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था ये ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर, ऐसा ही इन्होंने यहाँ पे दिखाया है। ये बाहर ट्रोफोब्लास्ट है, अंदर ये इनर मास सेल्स हैं जो हमारी आगे डिवाइड करने के बाद एम्ब्रियो फॉर्म करती हैं। ये यहाँ से आया और ये ट्रोफोब्लास्ट था और ये यहाँ एम्बेड हो गया, और फिर क्या होता है ये आगे इसको रैपिडली डिवाइड करके इसको पूरे को अंदर वो कर लेती हैं और वो फॉर्म करती हैं। फिर ये प्रेगनेंसी हो जाती है क्योंकि यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो गई है। तो अब आगे देखते हैं, आगे प्रेगनेंसी हो गई है तो हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और प्रेगनेंसी का पढ़ते हैं क्या है। अब इन्होंने बोला है कि आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिक विलाई। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि जब हमारी इम्प्लांटेशन हो गई, हमने भी ये पढ़ी, इम्प्लांटेशन हो गई, इसकी यूट्रस वॉल से एम्बेड हो गया, तो अब क्या होगा, जो ये ट्रोफोब्लास्ट था जो इसकी आउटर कवरिंग थी इस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ जाती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। और ये क्या होती है हमारी, आपने सुना होगा कि पिछले साल भी हमने पढ़ा था 11th में कि जो हमारे वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जिसको हम विलाई कहते हैं। तो उसी तरह की सिमिलर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इसके ऊपर आ जाती हैं जिसको हम कहते हैं कोरियोनिक विलाई। अब ये कोरियोनिक विलाई क्या होती है, ये हमारी सराउंड हो जाती है, किस चीज़ से सराउंड हो जाती है, ये सराउंड हो जाती है टिश्यू, यूट्रिन टिश्यू से और मैटरनल ब्लड से, मतलब जो मदर है उसके ब्लड से सराउंड हो जाती है। फिर क्या होता है, जो ये कोरियोनिक विलाई है और यूट्रिन टिश्यू है ये आपस में इंटरडिजिटेड हो जाते हैं। इस इंटरडिजिटेड का क्या मतलब होता है, तो अगर ये हमारी जैसे ये कोरियोनिक, एक मिनट, जैसे ये अगर कोरियोनिक विलाई है, ये कोरियोनिक विलाई है तो ये हमारी ऐसे होगी, ये हमारी यूट्रिन की वो होगी, ये आपस में ऐसे इंटरडिजिटेड हो जाते हैं। तो ये इंटरडिजिटेड हो गए ना, ये आपस में बिल्कुल मिल गए तो ये ऐसे हो जाते हैं। पर ये क्यों होते हैं इंटरडिजिटेड, इससे क्या होता है, इससे हमारा फॉर्मेशन होता है प्लेसेंटा का, प्लेसेंटा फॉर्म हुआ हमारा। क्या होता है ये प्लेसेंटा, ये आपस में इंटरडिजिटेड हो गए, जॉइंटली इन्होंने एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट फॉर्म कर लिया जो कि हमारे एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के बीच में होता है। एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के बीच में कैसे है, क्योंकि ये जो इंटरडिजिटेशन हुआ है ये हमारा उसके बीच में हुआ है, ट्रोफोब्लास्ट की कोरियोनिक विलाई जो कि हमारा एम्ब्रियो है, और क्या है उसके अंदर इनर मास सेल्स उसकी एम्ब्रियो ही बनेंगी ना, और जो यूट्रिन वॉल है वो हमारी मदर की है। तो ये हमारे इनके बीच में एक वो हो जाता है, क्या कहते हैं, यूनिट डेवलप हो जाता है किसके बीच में, फीटस मतलब एम्ब्रियो के बीच में और मैटरनल बॉडी के बीच में, प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जो प्लेसेंटा है वो क्या क्या करता है हमारा, वो फैसिलिटेट करता है, इसके फंक्शंस पढ़ते हैं क्या क्या है। फैसिलिटेट करता है हमारा सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोड्यूस बाय द एम्ब्रियो। तो ये क्या करता है, जो हमारा अगर ये एम्ब्रियो है तो इसको क्या क्या चीज़ सप्लाई करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है।
और क्या क्या चीज़ इसके पास से लेके जाता है, ये एम्ब्रियो है तो इसके पास से ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाता है और एक्सक्रीटरी या फिर वेस्ट मटेरियल इसके पास से लेके जाता है। तो मतलब ये इसको एम्ब्रियो की पूरी वो करता है, इसको केटर करता है कि इसको जो जो चीज़ें चाहिए वो इसे देता है, जो इसको नहीं चाहिए, जो इसके पास वेस्ट है, इसको ख़राब कर रही है, उसे ले जाता है। प्लेसेंटा हमारा कनेक्टेड होता है एम्ब्रियो थ्रू अम्बेलिकल कॉर्ड। ये आपने देखा होगा, जो बेबी होता है जब वो डिलीवर आउट होता है तो उसका जो बेली बटन होता है उससे एक कॉर्ड कट होती है उस टाइम पे, वो होती है अम्बेलिकल कॉर्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है, अम्बेलिकल कॉर्ड। ये किस काम का होता है ये अम्बेलिकल कॉर्ड? ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। तो जैसे प्लेसेंटा हेल्प कर रहा है, जिस चीज़ में प्लेसेंटा हेल्प नहीं कर पाता है उसमें एम्बेलिकल कॉर्ड हेल्प करती है। वो किस में? ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस उसके पास लेके आती है एम्ब्रियो के और उसके पास से लेके जाती है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो हमारा प्लेसेंटा होता है ये एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करता है। एंडोक्राइन टिश्यूज क्या होते हैं? हमने लास्ट ईयर 11th में पढ़ा था, डक्टलेस जो होते हैं, जिनमें डक्ट्स नहीं होते, वो हमारे एंडोक्राइन टिश्यूज होते हैं। तो इसमें सिंस डक्ट्स नहीं है तो ये कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा। वो हार्मोन्स क्या होते हैं? इन्होंने कुछ लिस्ट किए हैं यहाँ पे। सबसे पहले बताया है इन्होंने ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन HCG, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL, एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरॉन। और फिर लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में हमारी ओवरी सिक्रीट करते एक हार्मोन जो कि होता है रिलैक्सिन। Let us remember that HCG, HPL and relaxin are produced in women during pregnancy. मतलब जो ये हॉर्मोन्स हैं ये हमारे प्रेगनेंसी के अलावा और कभी प्रोड्यूस नहीं होते फीमेल्स में। और एक और चीज़ इन्होंने बोली है इन एडिशन, जो प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है कि कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में या उस टाइम में जिनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, उनकी वैल्यू भी, उनकी क्वांटिटी भी हमारी बॉडी में, फीमेल्स की बॉडी में बढ़ जाती है। जैसे कि एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरॉन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, इन सब की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है मैटरनल ब्लड में सेवरल फोल्ड्स, मतलब काफ़ी टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज प्रोडक्शन जो होती है इन हॉर्मोन्स की वो एसेंशियल होती है फीटल ग्रोथ के लिए, मतलब जो हमारा फीटस होता है उसकी ग्रोथ के लिए ये सारे हॉर्मोन्स की इंक्रीज्ड वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब ये फीटल ग्रोथ के लिए चाहिए होती है। मेटाबॉलिक चेंजेस मदर में जो हो रहे थे और मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी के लिए कौन सा हार्मोन हमने पढ़ा था कुछ लास्ट चैप्टर उनमें लेक्चर्स में? वो था प्रोजेस्टेरॉन। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी के लिए। और ये बाकी जो हार्मोन्स इन्होंने लिस्ट किए हैं ये इन सब और चीज़ों में इंपॉर्टेंट होते हैं, फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस वगैरह, इन सब में। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर मास सेल्स, ये जो है इनर मास सेल्स ट्रोफोप्लास्ट के अंदर ये डिफ्रेंशिएट करती हैं इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड एक्टोडर्म, इनर लेयर कॉल्ड एंडोडर्म, और बीच की लेयर बाद में एक अपीयर होती है। स्टार्टिंग में सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है, बाद में एक लेयर अपीयर हो जाती है मेसोडर्म, जो कि मिडल लेयर होती है। ये तीनों जो होती हैं ये हमारी गिव राइज करती हैं और ऑर्गन्स में, एडल्ट्स में। और इट नीड्स टू बी मेंशन हियर दैट द इनर मास कंटेन्स सर्टेन सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स which have the potency to give rise to all tissues and organs। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो हमारी स्टेम सेल्स होती हैं इनमें, इनर मास सेल्स में, इनमें पोटेंसी होती है कि ये गिव राइज, मतलब ये और जो हमारी बॉडी में जितने टिश्यूज़ हैं, जितने ऑर्गन्स हैं, इन सबको प्रोड्यूस कर सकती है। तो आपने सुना होगा स्टेम सेल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है आजकल, कैंसर के लिए या और चीज़ों के लिए भी। तो वो यही स्टेम सेल्स हैं जो गिव राइज कर सकती हैं किसी भी टिश्यू को और किसी भी ऑर्गन को। और ये तीन लेयर भी आपको याद रखनी है। क्या तीन लेयर लिस्ट की थी उन्होंने? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ मेजर वो लिस्ट किए हैं कि जो फीटस होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं मेजर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, एम्ब्रियो में किस किस मंथ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले ये तो हमें पता ही है कि जो ह्यूमन प्रेगनेंसी है वो एवरेज 9 मंथ लास्ट करती है, एवरेज नहीं 9 मंथ ही लास्ट करती है। और यही इसका आइडियल टाइम होता है 9 मंथ, जिसमें फुल डेवलपमेंट हो जाती है। और इसमें क्या होता है ये मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। सबसे पहले इन्होंने हमें बताया है फर्स्ट मंथ में, यहाँ पे देखने के बजाय मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ अलग से लिख के, ताकि आप इजीली उसे याद रख सकें। तो हमारा सबसे पहले इन्होंने बताया है 1 मंथ में क्या होता है। तो 1 मंथ में यहाँ पे बुक के मार्जिन्स में लिख लेते हैं। तो फर्स्ट मंथ में लिखते हैं फर्स्ट मंथ में इन्होंने क्या बताया हमें क्या होता है। फर्स्ट मंथ में हमारा हार्ट फॉर्म होता है। सेकंड, फिर हम चलते हैं सेकंड मंथ में क्या होता है।
सेकेंड मंथ में क्या बताया है इन्होंने, सेकेंड मंथ में बोला है कि लिम्स और फिंगर्स फॉर्म हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट इन्होंने हमें बताया है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब 3 महीनों के बाद क्या होता है, क्योंकि 9 मंथ्स की होती है तो फर्स्ट 3 मंथ्स को हम कहते हैं ट्राइमेस्टर्स में डिवाइडेड होता है, 3 ट्राइमेस्टर्स में। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है हमारा 3rd मंथ पे, तो 3rd मंथ या फिर कह सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में क्या हो जाता है, सबसे पहले मेजर ऑर्गन सिस्टम्स फॉर्म हो जाते हैं। फिर क्या होता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट इन्होंने हमें क्या बताया है, 5th मंथ का बताया है कि 5th मंथ में क्या होता है। तो 5th मंथ में क्या होता है, हमें फर्स्ट मूवमेंट नजर आती है फीटस की। फिर क्या बताया इन्होंने, जो हमारा बेबी का हेड होता है, फीटस का हेड होता है, उस पर हेयर अपीयर हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट अब इन्होंने हमें क्या बताया है, सेकेंड ट्राइमेस्टर, मतलब 6 मंथ के एंड में क्या होता है। तो 6 मंथ में क्या होता है, जो बॉडी होती है वो फाइन हेयर में कवर हो जाती है। नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया है, जो आईलिड्स होती है बेबी की वो सेपरेट हो जाती हैं। और फिर क्या बताया इन्होंने, आईलैश फॉर्म हो जाती है। तो ये सारी इन्होंने हमें डेवलपमेंट्स यहाँ पे मेंशन करी हैं इस वाले पैराग्राफ में, क्या क्या होती हैं बेबी की। तो आप इसको इजीली अपने बुक में लिख सकते हैं, नोट्स में लिख सकते हैं और इस तरह इजीली याद रख सकते हैं किस मंथ में क्या होता है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। अब ये सब तो हो गया। और फिर क्या बोला है इन्होंने कि 9 मंथ्स के एंड जब हो जाता है, प्रेगनेंसी का 9 मंथ्स हो जाते हैं तो फीटस फुल्ली डेवलप हो जाता है और रेडी हो जाता है डिलीवरी के लिए। तो अब हम चलते हैं पार्चुरेशन पे और फिर पढ़ेंगे लैक्टेशन का थोड़ा सा क्या बताया इन्होंने। तो एवरेज ड्यूरेशन तो हमें पता है कितनी होती है प्रेगनेंसी की, 9 मंथ्स होती है। और फिर क्या होता है, इस पीरियड को हम कहते हैं जेस्टेशन। तो ये पीरियड जो होता है इसको हमने टर्म दिया है जेस्टेशन। फिर क्या होता है, विगरस कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं यूटेरस की एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉजिंग एक्सपल्शन और डिलीवरी। तो जब हमारा वो हो जाते हैं 9 मंथ्स पूरे हो जाते हैं, जेस्टेशन पीरियड पूरा हो जाता है, तो फिर उसके बाद विगरस कॉन्ट्रैक्शन मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं यूटेरस में, जिसकी वजह से जो फीटस है वो डिलीवर आउट हो जाता है। अब ये कॉन्ट्रैक्शंस कैसे आते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले जो ये प्रोसेस है ये फीटस की डिलीवरी का, इसको हमने टर्म दिया है पार्चुरेशन। ये प्रोसेस जो होता है डिलीवरी ऑफ फीटस, मतलब इसे चाइल्ड बर्थ कहते हैं, लेमैन्स टर्म में इसको बोलते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज में पार्चुरेशन। पार्चुरेशन कैसे होता है, पार्चुरेशन हमारा इंड्यूस होता है जो हमारा ये इंड्यूस होता है, ये इंड्यूस किया जाता है कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म के थ्रू। कैसा होता है हमारा कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, हमारे जो सिग्नल्स होते हैं पार्चुरेशन के वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, वो हमारे ओरिजिनेट होते हैं फुली डेवलप्ड फीटस और सेकेंड प्लेसेंटा से। तो कहाँ से होते हैं ओरिजिनेट फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। कैसे, विच इंड्यूस माइल्ड यूटेरिन कंट्रैक्शंस। माइल्ड यूटेरिन कंट्रैक्शंस को हम कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, माइल्ड यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस। अब ये जो माइल्ड यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस हुए हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स आया है इनके तरफ से, फीटस और प्लेसेंटा की तरफ से, इसकी वजह से हमारा मैटरनल पिट्यूटरी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होना शुरू हो जाता है। ये ट्रिगर कर देते हैं इसे ऑक्सीटोसिन के रिलीज को, कहाँ से, मैटरनल पिट्यूटरी में। फिर ये जो ऑक्सीटोसिन है ये हमारे यूट्रिन मसल्स पे काम करता है। और हमने पहले पढ़ा था, जब हम यूट्रस पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था 3 लेयर होती हैं, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम, एंडोमीट्रियम। तो जो ये हमारी यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस आती है चाइल्ड बर्थ के टाइम, ये मिडल लेयर से आती है मायोमीट्रियम से, क्योंकि मायोमीट्रियम हमारी स्मूथ मसल्स की बनी होती है, स्मूथ मसल्स की, और ये मस्कुलर लेयर होती है। तो इसमें से हमारे चाइल्ड बर्थ के टाइम कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं। एनीवे, सो हमारा ये ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ था मैटरनल पिट्यूटरी से, तो ये ऑक्सीटोसिन इस पे काम करता है मायोमीट्रियम पे, यूट्रिन मसल्स पे, और कॉज करता है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन। अब ये जो स्ट्रॉन्ग यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस हैं ये फिर से वहाँ पे ट्रिगर करते हैं मैटरनल पिट्यूटरी को, जिससे और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। फिर ये ऑक्सीटोसिन फिर से काम करता है यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस पे, और फिर ये इस पे फिर मैटरनल पे पिट्यूटरी को ट्रिगर करते हैं ये कॉन्ट्रैक्शंस। तो ये ऐसे चलता रहता है प्रोसेस जब तक वो कॉन्ट्रैक्शन इतने स्ट्रॉन्ग ना हो जाए कि बेबी डिलीवर आउट हो जाए।
तो दिस लीड्स टू एक्सपल्शन ऑफ बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल हमने पढ़ा था क्या होता है, सर्विक्स प्लस वजाइना इज द बर्थ कैनाल, और ये हो जाती है पार्चुरेशन। इसके बाद इन्फेंट डिलीवर आउट हो जाता है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि हमारा किससे आ रहा था फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ये फीटस से आ रहा था और प्लेसेंटा से आ रहा था। तो जैसे ही हमारा फीटस रिलीज वो होता है, डिलीवर आउट होता है, तो सून आफ्टर दैट इंस्टेंट जब हमारा इन्फेंट डिलीवर हुआ तो प्लेसेंटा भी उसके बाद एक्सपेल आउट हो जाता है उसके थोड़ी देर बाद यूट्रस से। तो यहाँ इन्होंने पूछा है व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर्स इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी। तो यहाँ पे हमने पूरे में किस हार्मोन की बात करी है, सिर्फ ऑक्सीटोसिन की बात करी है ना, तो ऑफ कोर्स ऑक्सीटोसिन को वो इंजेक्ट करते हैं अगर उन्हें इंड्यूस करानी होती है डिलीवरी आर्टिफिशियली। फिर ये हमने पढ़ लिया पार्चुरेशन का प्रोसेस। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं लैक्टेशन पे। तो मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में। मेमोरी ग्लैंड्स जो होती हैं फीमेल्स की, वो अंडरगो करती हैं डिफरेंशिएशन प्रेगनेंसी के टाइम और स्टार्ट कर देती हैं प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बाय द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। तो मतलब जो हमारा पार्चुरेशन होता है, डिलीवरी होती है बेबी की, उससे पहले ही मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है फीमेल्स में। फिर इसको क्या कहते हैं प्रोसेस को, इसको हम कहते हैं लैक्टेशन। किसको, इस प्रोडक्शन ऑफ मिल्क को प्रेगनेंसी के टाइम, इसको हम कहते हैं लैक्टेशन। ये हेल्प करती है मदर को फीडिंग द न्यूबॉर्न बेबी। तो जैसे बेबी न्यूली बॉर्न है, ये इन्फेंट है, तो इसको फीड करने के लिए मदर को चाहिए कुछ, तो क्या होता है जो ये मिल्क उस टाइम रिलीज होना शुरू हो जाता है, ये उसको फीड कर सकती है। ये जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, एक इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट आता है, इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस होता है या फिर अर्ली डेज में प्रेगनेंसी के जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रम, उसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रम। ये कोलेस्ट्रम इंपॉर्टेंट क्यों होता है, इसमें हमारी बहुत सारी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं जो कि न्यूबॉर्न बेबी को इम्यूनिटी वो करती हैं प्रोवाइड, इसे डेवलप करने में हेल्प करती है। क्या, रेजिस्टेंस डेवलप करने में हेल्प करती है, क्योंकि जो न्यूली बॉर्न बेबी है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है डिजीजेज और चीज़ों से। तो ये जो वो है कोलेस्ट्रम, इसमें जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये उसे हेल्प करती हैं। कोलेस्ट्रम में हम वैसे एंटीबॉडीज़ के बारे में बाद में पढ़ेंगे, बट कोलेस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी होती है मैं आपको बता देती हूँ। IgA एंटीबॉडी होती है कोलेस्ट्रम के अंदर। ये न्यूबॉर्न बेबी को जब ये मिल्क देते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस बेबी के लिए, क्योंकि ये इसको एंटीबॉडीज़ देता है और इसकी इम्यूनिटी बिल्ड करता है। तो यही बोल रहे हैं, ये ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी। तो ये हमारा चैप्टर पूरा हो गया है यहाँ पे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। अगर आपको ये हेल्पफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।